ठीक है सर। अब सीख रहा मैं। तो आज का टॉपिक जो है, हो रही 100% क्वेश्चन आएगा नीट में, जेई में, सब्जेक्ट। है सब ठीक ठीक है है। हो रही हो रहा है वैसे तो, पता नहीं कितनी ले ली होंगी, मुझे मुझे खुद याद नहीं रहा। और डाल दो। ठीक है भाई। 100% क्वेश्चन आएगा इस। अब अगर दो टॉपिक ऐसे ही होंगे completely, एक टॉपिक है एरर का और दूसरा टॉपिक है इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है। कोई पेपर नहीं है जो इनके बिना पेपर ही नहीं बनता। फिर इस चैप्टर से कहीं से सवाल आएगा तो यहाँ से आएगा। ठीक है। और ये फ्री फंड के नंबर है। मतलब नीट जेई में 100 एडवांस में सवाल आएगा इंस्ट्रूमेंट से। ठीक है, मेन में तो आएगा ही आएगा छोटा सवाल बन के, ऐसी लॉजिक वाला। पर एडवांस में भी सवाल आए। ठीक है, हायर लेवल का थोड़ा। तो ये दो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक बार सीख लिया तो बड़ा आसान है। तो ये बताओ, डिफरेंशिएशन आ गया तुम्हें? कितने लोगों ने डिफरेंशिएशन का नाम सुना? एक दो। आता है कुछ? कुछ नहीं आता? अरे 12वीं में फिजिक्स कैसे पढ़े फिर भी नहीं। चलो, थोड़ा बहुत आता है ना डिफरेंशिएशन। एक फार्मूला याद रख लो। इसे ये ऐसे लिखते हैं, डी बाई डी एक्स। इसे पढ़ते हैं डी ओवर बाई डी एक्स। सिंपल डी बाई डी एक्स पढ़ते हैं बच्चे। ठीक है, इसे बोलते हैं डिफरेंशिएशन। ये एक ऑपरेटर की तरह काम करता है। अगर मैं इसे एक्स पे ऑपरेट करूं, खाली कोई एक्स है क्वांटिटी, कोई भी क्वांटिटी समझ सकते हैं, लेंथ कुछ भी हो सकता है, तो इसकी वैल्यू वन होती है। जब भी ये सेम है और ये सेम है, तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी? वन। ये बताता क्या है? रेट ऑफ चेंज। क्या बताता है? रेट ऑफ चेंज। ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में? एक्स के। किसका? इस एक्स का। ठीक है, एक्स क्या है? फंक्शन है। इसे ऐसे लिख देते हैं, वाई इजकल टू एक्स या एफ एक्स इजकल टू एक्स। फंक्शन को ऐसे डिनोट कर, वो किसी का भी फंक्शन हो सकता है। ठीक है। तो जब मैं इस पे डिफरेंशिएशन करता हूं तो ये बनता है डी वाई अपॉन डी एक्स, दैट इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी एक्स। इसे ऐसे लिख देते हैं, अगर इस फंक्शन का करना तो दैट इज इक्वल टू वन। सिंपल। तो ध्यान रखेंगे, ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या पढ़ते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई या किसी भी फंक्शन का इसके रेस्पेक्ट में, जो यहाँ नीचे वेरिएबल। पढ़ने का मतलब क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ऐसे पढ़ सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। रेट ऑफ चेंज का मतलब किस तरीके से वो बदल रहा। रेट ऑफ चेंज, बदलने की दर हिंदी में बोलते हैं। दर का मतलब किस तरीके से वो बदली है, उसका व्यवहार क्या है। ठीक है, बदलने का व्यवहार क्या है, कौन दे देगा हमें? डिफरेंशिएशन। आया क्यों, डिटेल में चर्चा करेंगे जब बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। क्या इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है, क्यों ये जरूरत है फिजिक्स की। फिजिक्स की नहीं, सारी साइंस की, इसके बिना साइंस चलता ही नहीं है। ठीक है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, टेंजेंट, ये आपको सीखनी पड़ेंगी अगर नीट करना तो। ठीक है, अगर नीट नहीं करना तो फिर पढ़ो जाओ फिजिक्स को ऐसे ही, जैसे आप पढ़ रहे, कभी एग्जाम नहीं होगा। ध्यान रखना मेरी बात। अगर एग्जाम करना तो मैथ पढ़िए। मैथ में आपको ज्योमेट्री आनी चाहिए। सर्किल के नियम क्या है, पैराबोला क्या हो, इलिप्स क्या हो, हाइपरबोला क्या हो, ये सारा आपको पता होना। हमारी बात। तीसरा, आपको पूरा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आना चाहिए। लिमिट क्या चीज है, टेंजेंट क्या है, नॉर्मल क्या है, समझ में आ रही बात? डिफरेंशिएशन क्या है, इंटीग्रेशन क्या है, ये सब आना चाहिए। तीसरा, आपको बाइनोमियल थ्योरम, फैक्टराइजेशन आनी चाहिए। इसके अलावा इतना मैथ अगर आपको एपी जीपी से भी होती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, ये सारी जो है आपको, अलजेब्रा इतना आना चाहिए, तब आप फिजिक्स के सवाल कर सकते हैं वहां अपने एग्जाम में। ठीक है, वरना आप कर नहीं पाओगे। नीट वाले बच्चे विशेष, जेई को कोई दिक्कत नहीं होती, वो पढ़ता है पूरे साल मैथ, यही काम करता है वो। पर नीट वाले फिजिक्स में सबसे ज्यादा कट ऑफ फिजिक्स में क्यों नहीं लगती? उसका कारण ही मैथ। आप सोचते हैं कि सवाल रटते हो गए, क्वेश्चन कभी रटते नहीं होते, क्योंकि आपने नहीं पता क्या आने वाला है। ऐसा थोड़ा है कि जो आप सवाल करके जाओगे वही एग्जाम में आएगा, ऐसा है? पर कॉन्सेप्ट वही आएगा। अगर मैथमेटिक्स आ गया, उसे इधर उधर घुमाना आ गया आपको, तो आप सवाल कर दोगे। समझ में आ रही बात? तो यहाँ एग्जाम कुछ नहीं है, बहुत आसान एग्जाम आया है, इतना हार्ड नहीं होता। बस दिक्कत यह है कि आप उस लेवल तक सोच नहीं पाते। और कोई नहीं, ये एग्जाम बहुत आसान है।
इनसे आसान एग्जाम नहीं है कोई भी, मेरा मानना है, ये हवा बना रखा। वो तो बदलता ही नहीं कुछ भी, एग्जाम वाला कुछ नहीं बदलता। अगर पैटर्न इस टॉपिक से ऐसे सवाल आने हैं तो आप देखोगे वैसे ही सवाल आ रहे हैं सब। उसने बदला ही नहीं सवाल को, क्वेश्चन बदला ही नहीं उसने। अगर इंस्ट्रूमेंट का सवाल आना वर्नियर कैलिपर्स का हर साल, तो वर्नियर कैलिपर्स पे जब भी सवाल आएगा, इस साल नहीं आएगा नेक्स्ट ईयर आएगा, जब भी वो आएगा तो वैसा ही आएगा वो। समझ में आ रही, सवाल नहीं बदलते यहाँ, ना पैटर्न बदलता। बस आपको उसे घुमाना आना चाहिए, उसे समझना, लॉजिक मेन बात यह है कि आपको सवाल समझ में आना चाहिए, तो फिर हो जा काम। ठीक है, सबसे जरूरी है क्वेश्चन समझना। तो यहाँ पे एक फार्मूला बनता है, अगर मैं ये एक्स की पावर एन हूं, तो इसे लिखते हैं एन एक्स की पावर एन माइनस वन। आज के लिए यही फार्मूला है। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखेंगे। जैसे मान लीजिए यही किया, ये एक्स का किया, तो एक्स की पावर वन लिख सकता हूं ना मैं। तो मैंने इसे वन कैसे लाया हूंगा मैं, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। तो मैंने क्या किया होगा, डी एक्स की पावर वन अपॉन डी एक्स, तो इसे मैंने कैसा लिखा होगा, वन इंटू एक्स की पावर वन माइनस वन, वन माइनस वन। इस फार्मूले देखो, वन यहाँ लेके मल्टीप्लाई में, फिर वन यहाँ रखा होगा और माइनस वन, तो ये कितना आ गया, वन इंटू एक्स की पावर जीरो। तो इसकी वैल्यू कितनी, तो ऐसे डिफरेंशिएशन वन आया इस फार्मूले के थ्रू। ठीक है, जैसे मैंने डी की पावर मैं एक्स क्यूब का करना चाह रहा डिफरेंशिएशन, तो क्या लिखूंगा, ये पावर थ्री है तो थ्री मल्टीप्लाई में, और ये पावर एक घट जाएगी, तो कितना बनेगा यहाँ, ये इसका डिफरेंशिएशन आ गया। क्लियर है बात, तो आसान है ना करना। ऐसे ही कुछ फंक्शन है, जैसे मुझे आज यूज करना लोग, मैं लोग एक्स का डिफरेंशिएशन करूं, ये आपको डी वाई ऑफ डी एक्स लोग एक्स ऐसे लिखेंगे, और इसका हमेशा याद रखेंगे वन अपॉन एक्स। और जो ये आर्गुमेंट में होता है फंक्शन का, इसका दोबारा फिर यहाँ करते हैं, इसे लिखेंगे डी एक्स अपॉन डी एक्स, इसके साथ इस आर्गुमेंट का दोबारा करो, तो ये वन हो गया। तो इसका सिंपल कितना आ जा, वन अपॉन एक्स। क्लियर है, वन हो गया। ये ऐसे करना है, ऐसे ही आर्गुमेंट का दोबारा करते हैं उसी के रेस्पेक्ट में। जैसे मान लीजिए ये एक्स स्क्वायर होता, ठीक है, तो क्या लिखते हैं, वन अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू दिस, ठीक है, वन बाई टू एक्स आ जाए। तो ऐसा आपको समझना है। ठीक है भाई, तो जो भी आर्गुमेंट में हो उसका भी दोबारा कर देंगे। क्लियर है, तो ऐसा आपको डिफरेंशिएशन का थोड़ा सा यूज करूंगा मैं एरर में। ठीक है, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ, एरर पढ़ाने से पहले ही क्यों पढ़ा रहे, क्योंकि हमें इसका यूज करना है आज। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं फिर। तो आज का टॉपिक हमारा है एरर, एरर्स इन मेजरमेंट। क्या होती है एरर्स, देखो जब भी मैंने लास्ट लेक्चर में बहुत कुछ बता चुका हूँ, आप फिर बता रहा, जब भी हम कोई मेजरमेंट करते हैं, आप कोई भी मेजरमेंट पूर्णतः सही नहीं कर सकते, उसमें हमसे कुछ ना कुछ गलतियां होती। ठीक है, तो हमें गलतियां कितनी होंगी, उनकी परसेंटेज क्या होगी, वो निकालने, उसी का नाम क्या लिखा है, एरर्स इन मेजरमेंट। कोई भी, चाहे आप कितना प्रिसाइज मेजरमेंट करें, कितना एक्यूरेट मेजरमेंट करें, हमेशा कुछ ना कुछ गलती उसमें जरूर होगी। ऐसा कोई 100% एफिशिएंट इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो चीजों को पूर्णतः नाप दे। बना ही नहीं है, हम पे कुछ ना कुछ गलतियां रह जाए, चाहे वो कितनी भी माइनर क्यों ना हो। समझ में आ रही बात, तो वो गलतियां कितनी हो रही, कभी कभी ज्यादा गलती हो, कभी कभी कम गलती है, ये मेजरमेंट पे डिपेंड करता है, इंस्ट्रूमेंट पे भी डिपेंड करता है। तो एरर बहुत सारी कंडीशंस पे डिपेंड करता है। मान लीजिए आपका इंस्ट्रूमेंट बहुत एक्यूरेट है, आप टेम्परेचर नाप रहे हो, थर्मामीटर बहुत एक्यूरेट है, समझ में आ रही बात। आप किसी भी चीज का नाप रहे हैं, आप कोई चीज वाटर ही नाप रहे हैं, मान लीजिए वाटर का एक बॉइलिंग पॉइंट या कुछ निकालना चाह रहे हैं आप, तो वाटर को गर्म करते जा रहे हैं, अचानक बाहर ठंडा हो गया, कंडीशन पे डिपेंड करेगा ना बाहर की। ऐसा नहीं है कि हमेशा इंस्ट्रूमेंट सही है, उसके बावजूद भी आप टेम्परेचर को गलत माप सकते हैं। समझ में आ रही बात, ऐसा नहीं कि हमेशा मेरा इंस्ट्रूमेंट 100% सही है तो मैं एरर नहीं करूंगा। एरर फिजिकल कंडीशन पे भी डिपेंड करता है। तो भाई आपकी फिजिकल कंडीशन चेंज हुई, तो पता लगा आपको पता भी नहीं लगता कि मैं एरर कर रहा है या नहीं कर रहा, तो उसके लिए, उस एरर को कम करने के लिए क्या करते हैं, हम नंबर ऑफ मेजरमेंट बढ़ाते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ मेजरमेंट क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा। इसलिए कभी भी जब हम मान लीजिए एक सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड ही नाप,
हम मेजर करना चाह रहे हैं टाइम पीरियड, या सॉरी ग्रेविटी मेजर करना चाह रहे हैं सिंपल पेंडुलम से। तो मैं क्या करता हूँ, उसका टाइम पीरियड नोट करता हूँ, क्योंकि फार्मूला हमारा क्या है, E इजकल टू 2 पाई अंडर रूट L बाई जी। मुझे लेंथ पता है स्ट्रिंग की, मुझे जी निकालना, तो मुझे क्या मेजर करना पड़ेगा, टी। टाइम को ही तो मेजर कर सकता हूँ मैं, एल मुझे फिक्स है। तो मैं क्या करूंगा, इस टी के, इस जी में एरर ना हो, तो मैं क्या करूंगा, इस टी की बहुत सारी रीडिंग लूंगा। एक बार करूंगा, 2 बार करूंगा, 3 बार करूंगा, 4 बार करूंगा, फिर उनका एवरेज करूंगा। समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से आप क्या करते हैं, अगर एरर कम करनी है तो हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ मेजरमेंट्स ज्यादा बढ़ाते हैं। जरूरी नहीं कि इंस्ट्रूमेंट मेरा सही है तो मैं सही मेजरमेंट, हमारी बात, इंस्ट्रूमेंट भले ही सही है उसके बावजूद भी मुझसे एरर हो सकती है। तो उन एरर्स की कैलकुलेशन हमें करनी है, किस तरीके से वो एरर्स हैं, किस किस टाइप की हैं, क्या है। तो एरर्स देखो, जिसका हम, जो हमें दी गई उसे हम बोलते हैं एक्चुअल वैल्यू या ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू, कुछ भी बोल सकते हैं उसे आप। जैसे कोई कहता है कि ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये उसकी ट्रू वैल्यू है। समझ में आ रही बात। अब हम क्या करेंगे, हम इसके आसपास आने की कोशिश करेंगे कि इसके आसपास हमारी वैल्यू आ जाए जब हम मेजरमेंट कर रहे हो, लेकिन वो जरूरी नहीं इतनी आएगी। समझ में आ रही बात। वो क्या आएगी, उसमें कुछ ना कुछ एरर आएगी, फिर हम वो एरर निकाल लेंगे कि हमसे एरर कितनी हुई। ठीक है। तो वो निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे सारे तरीके की एरर हम निकालते हैं। कैसे कैसे निकालते हैं वो देखते हैं आज। द एरर सिंपल, ये तो होगी हमारी क्या, जिसे बोलते हैं ट्रू वैल्यू। क्या बोलते हैं इसे, ट्रू वैल्यू। और एक जिसे हम मेजर करते हैं उसका नाम है मेजर्ड वैल्यू। इनके इनके बीच का डिफरेंस क्या है भाई, एरर, ये वही तो होगा, इनके बीच का डिफरेंस क्या कहलाएगा, एरर। तो एरर कुछ नहीं होता, एरर इजकल टू, मैं, लिख लो, कहीं लिखना हो तो एरर इजकल टू ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। सिंपल। ठीक है भाई। तो बहुत सारे टाइप की एरर हो सकती हैं, उसमें नहीं मुझे जाना, मुझे सिर्फ कैलकुलेशन करनी है और क्वेश्चन कराने। रैंडम एरर, सिस्टमेटिक एरर, इंस्ट्रूमेंटेशन एरर, पढ़ते रहो। ठीक है, थ्योरी। इंस्ट्रूमेंटेशन एरर, सिस्टमेटिक एरर क्या है, जो एक सिस्टम से है, मान लीजिए पॉइंट 1 के हर बार वही एरर रिपीट हो रही, तो वो सिस्टम से आ रही ना, सिस्टमेटिक एरर। रैंडम एरर का पता ही नहीं होता कैसे आ गई। समझ में आ रही। मान लीजिए आप नाप रहे, अभी बताया था अचानक मौसम खराब हो गया, तो वो क्या है, रैंडम एरर। अचानक आ गई, हमें नहीं पता उसका कैसे आएगी वो। ठीक है, हवा तेज चल गई तो पता लगा, मैं अभी सिंपल पेंडुलम, किसी ने फैन खोल दिया, तो पता लगा जो टाइम पीरियड है वो झटका ले लिया थोड़ा सा, उसमें एरर आ गई, तो मुझे नहीं पता वो कैसे आई। तो रैंडम का मतलब अचानक एकदम आगे, किसी भी फिजिकल कंडीशन की वजह से या कुछ भी वजह से। इंस्ट्रूमेंट ही खराब है, इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी सही नहीं है, तो इंस्ट्रूमेंटेशन एरर। तो बहुत सारे टाइप की एरर्स आप ला सकते हैं। तो वो विषय नहीं है हमारा पढ़ना, नीट जेई, वो 11वीं 12वीं में पढ़ते हैं। ठीक है, वो पढ़ा भी होगा आपने, एरर्स टाइप्स फलाना ढिमकाना, वो थ्योरी में लिखो जो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमें निकालना सीखना ये एरर। तो जब हम कैलकुलेशन करते हैं कैसे निकालते हैं एरर्स को, वो देख। सबसे पहले हम पढ़ते हैं एब्सोल्यूट एरर। अच्छा, एक मीन, मीन तो जानते होंगे, मीन किसी भी वैल्यू का मीन। मीन वैल्यू क्या होती है, ये पढ़ो पहले, मीन वैल्यू। हेडिंग डाल लो मीन वैल्यू, ये पढ़ो क्या होता है मीन, बताओ। या एवरेज, मीन या एवरेज वैल्यू लिख सकते हैं आप। मीन और एवरेज, इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी हमें। बताओ क्या होती है। मान लीजिए आप एक मेजरमेंट कर रहे हैं, सपोज करो। ठीक है भाई। तो मान लीजिए एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आपने मेजरमेंट करना शुरू किया, तो पहला मेजरमेंट सपोज करो x1 है। अच्छा, लाइट आ गई ना, लाइट, तो आप इसे स्टॉप कर देना। ओके, स्केच में आ जाऊंगा वैसे तो। कोई बात नहीं, x1 है। अब ठीक है, दूसरा मेजरमेंट x2 है। तीसरे में आपने रीडिंग ली है वो x3 है। चौथा लिया x4, x5, ऐसा मान लीजिए आपने n मेजरमेंट कर लिए, तो लास्ट क्या हो गया, xn।
मेजरमेंट की रीडिंग आती जा रही। मान लीजिए आप टाइम पीरियड ही मेजर कर रहे हैं, तो पहले नाप लिया 20 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 50 सेकंड, ऐसे ऐसे आपने 10 10 10 10 लगातार क्या किया। सिंपल पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट लिया, आप 10 का मेजरमेंट करना चाह रहे, 10 ऑसिलेशन लिए, उनका टाइम पीरियड आ गया 5 सेकंड या 10 सेकंड। फिर दोबारा किया, अगली बार आ गया 10.2 सेकंड, 20 सेकंड। तो आपने ऐसे बहुत सारे मेजरमेंट करेंगे, तो मीन वैल्यू को क्या लिखते हैं, ऐसे या तो ऐसे बार लगा देते हैं, या सिंपल एक्स एम लिख देते हैं, एक्स मीन। तो ये क्या होगा, जितने भी नंबर्स हों सबको ऐड कर दो, सिंपल फार्मूला x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस सो ऑन प्लस xn अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है। 5 बार लोगे तो 5 से डिवाइड कर दोगे, 3 बार लोगे तो 3 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारा एक्स मीन आ गया। तो एक्स मीन कितना है, इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ समेशन में, आई इजकल टू 1 टू एन एक्स आई अपॉन एन, ऐसे भी लिख सकते हैं। समेशन का ये जानते हो, समेशन बोलते हैं इसे, ये ऐसे ही खुलेगा, इसे जोड़ वाला समेशन बोलते हैं। एक मल्टीप्लीकेशन वाला होता है, उसे ऐसे लिखते हैं, इसका मतलब है ये मल्टीप्लाई में खुलेगा। ठीक है, ये सम में खुलेगा। तो इसे थोड़ा सा सजा के ऐसे लिख दें, 1/n समेशन एक्स आई। चक्कर क्या है, इसे निकालना क्यों जरूरी है, पहले कभी कभी आपको ट्रू वैल्यू देगा नहीं, ठीक है, मेजरमेंट्स दे देगा। तो सवाल में ट्रू वैल्यू, क्योंकि एरर निकालनी, तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, ट्रू वैल्यू चाहिए मुझे। तो ट्रू वैल्यू, ये मीन वैल्यू क्या बन जा, फिर ट्रू वैल्यू बन जा। ठीक है, ये ध्यान रखिए, मीन वैल्यू को ही क्या मान लेंगे हम, ट्रू वैल्यू। जब ना दी हो, कभी देगा ही नहीं वो, कभी कभी सवाल में आपको एक्सपेरिमेंट की मेजरमेंट दे देगा ऐसे 3 4, और फिर कहेगा कि भाई इसमें एरर बताओ। तो एरर निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, ट्रू वैल्यू। अभी फार्मूला बताया सामने, तो ट्रू वैल्यू फिर कैसे फाइंड करें। तो ट्रू वैल्यू का सिंपल सा क्या है, आप मीन लीजिए और उस मीन को ही क्या मान लीजिए, ट्रू वैल्यू। क्लियर है, तो इतना ध्यान रखें। चलो जी, हटा दो इसे, लिख लिया है। चलो, इसके बाद हमारा है एब्सोल्यूट। अब हमारे पास ट्रू वैल्यू क्या है, मीन वैल्यू ही है। इसके बाद हमारी है एब्सोल्यूट वैल्यू, ये एब्सोल्यूट एरर, ये निकालना एब्सोल्यूट एरर। दिख रहा भाई, एब्सोल्यूट एरर क्या होती है, बताओ। एरर में से माइनस मेजर्ड वैल्यू, मीन वैल्यू। ठीक है, इसे लिखते हैं, इसे डेल्टा एक्स। मान लीजिए डेल्टा x1 है मेरे पास, वही एक्स, मैं वही मान के चल रहा, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, और ये हमारी रीडिंग्स हैं एन तक। ठीक है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और रीडिंग कितनी आई, पहला एक्सपेरिमेंट कर रहे, पहली बार किया तो x1 वैल्यू आ गई, दूसरी बार किया तो x2 आ गई, तीसरी बार किया तो x3, चौथी बार x4। समझने की बात है ये सारी लिखने। अब मुझे निकालना है एब्सोल्यूट, तो इसे डेल्टा से लिखते हैं, डेल्टा x1। क्या लिखते हैं, पहली, इसका मतलब है जो हमने पहली रीडिंग ली थी उसकी एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, डेल्टा का मतलब क्या है, डेल्टा का मतलब ये है कि पहली रीडिंग में एब्सोल्यूट एरर कितनी है। फिर दूसरे के लिए निकाल लेंगे तो डेल्टा x2 लिखेंगे ऐसे, तो उसका मतलब दूसरी रीडिंग में एरर कितनी है। ठीक है, फिर तीसरे के लिए निकाल लेंगे तो उसमें लिखेंगे तीसरी एरर में, वो सॉरी तीसरी रीडिंग में कितनी एब्सोल्यूट एरर है। क्लियर है बात, तो इसका मतलब है पहली रीडिंग माइनस ट्रू वैल्यू। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। बस सिंपल कुछ नहीं करना, पहली रीडिंग लेनी उसमें से ये घटा देना, दूसरी रीडिंग लेनी उसमें से फिर ट्रू वैल्यू घटा देनी, जिसे मैं मीन कह रहा हूँ। ठीक है, तीसरा लिखना, फिर क्या होगा, x3 माइनस एक्स एन, सो डेल्टा एक्स एन निकालना होगा तो क्या लिखेंगे, एक्स एन माइनस। क्लियर बात सबको, ये उल्टा लिख दिया मैंने, उल्टा लिख दिया भाई, एक्स एम माइनस एक्स एन, एक्स एम माइनस x2, x3, सॉरी x3 फिर वही लिख रहा, x3, और ये एक्स एम माइनस। क्लियर है बात, क्लियर। तो ऐसा आप हमेशा मीन वैल्यू से क्या करेंगे, जो हमारी ऑब्जर्व मेजर्ड वैल्यू होगी उसे घटाते जाएंगे। अब क्या होगा, कभी कभी मीन वैल्यू ज्यादा होगी किसी भी रीडिंग की, किसी की ऑब्जर्वेशन वैल्यू या मेजर्ड वैल्यू कम होगी, तो ये निगेटिव भी आ सकती है और पॉजिटिव भी। ध्यान रखना, कभी ये निगेटिव आ जाए यार आप उसे छोड़ कर बैठ जाए, ठीक है, ऐसा नहीं है।
क्योंकि ये कभी ये भाई मान लीजिए ये वैल्यू मेजर्ड वैल्यू बड़ी है और मीन वैल्यू छोटी है, तो ये माइनस की आ जाएगी। तो लिख सकते हैं इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ध्यान रखना, ये निगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। ये जानते हो इसे क्या बोलते हैं? मान लीजिए मैं कोई वैल्यू ऐसे लिख दूं ये दो डंडों के बीच में, इसका मतलब समझते हैं क्या है? अगर किसी चीज को ये दो डंडों के बीच में लिख दूं तो इसे क्या बोलते हैं? अरे बताओ, तुम तो मैथ पढ़े हुए, 12वीं कर ली ना? तो 12वीं में क्या बोल रहे हैं इसे? क्या बोलते हैं तुम बताओ? इसे बोलते हैं मॉडुलस। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? मॉडुलस। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये बात। और इसका मतलब है कि जो क्वांटिटी अंदर रखी हुई है वो हमेशा पॉजिटिव है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? ये मैग्नीट्यूड को बताता है। ठीक है, क्या बताता है? मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, ध्यान रखें। तो जो अंदर चाहे माइनस में भी लिखा होगा ना, तो जब इसे हटा के लिखेंगे उसे क्या लिख देंगे? हमेशा पॉजिटिव लिख देंगे, कभी निगेटिव नहीं आएगा इसका रिजल्ट। इसका मतलब क्या है? अगर ये कोई क्वांटिटी इन दो डंडों के बीच में मिल जाए, क्या बोलते हैं इसे? मॉडुलस। ध्यान रख ले तू। ठीक है, और इसका मतलब है इन दो डंडों लगाने का मतलब है कि ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव है, बिकॉज मॉडुलस गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्वांटिटी। क्लियर है दिमाग में? भाई यस और नो करा करो, देखो मुझे समझ नहीं आता है, तुम समझ रहे या नहीं? ठीक है, ऐसे नहीं मौन नहीं रहना फिजिक्स में। ठीक है, फिजिक्स है डिस्कशन का सब्जेक्ट। जितना आप डिस्कस करोगे, मेरे साथ बात करोगे, बात करने का मतलब ये नहीं कि आप कुछ और पूछ रहे हो जी पनीर कैसे बने। ठीक है, अब हमने फिजिक्स पूछनी, डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं भी बहुत, देखो ऐसा है नहीं कि टीचर ही हमेशा पढ़ महान होता है। बच्चे भी सिखाते हैं, स्टूडेंट भी हमेशा सिखाते हैं टीचर्स को। आप ही वो लोग हैं जो, भाई एक चीज पूछोगे मुझे आ नहीं रही वो, सपोज करो, तो मुझे पता लगेगा ना मुझे ये आती नहीं, मैं कल उसे पढ़ूंगा फिर मैं नेक्स्ट बताऊंगा। समझ रहे? ऐसा नहीं कि आप ही हमेशा, मैं भी सीखता हूँ आपसे। टीचर हमेशा स्टूडेंट से ही सीखता है, स्टूडेंट ही नहीं सीखते टीचर से। समझ में आ रही बात? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट अच्छे होते हैं, वो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि लगता है कि हो सके कि वो मुझे आता ना हो। ठीक है नहीं? तो फिर मैं क्या करूंगा? उसे पढ़ूंगा, उसकी खोज करूंगा, फिर आपसे सही आंसर करूंगा। तो ऐसा नहीं कि आप भी हमें सिखाते हो, ऐसा नहीं कि मैं ही हमेशा आपको सिखाता हूँ। तो ये ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, क्योंकि इसके बाद मीन एब्सोल्यूट एरर है। तो निकाल लोगे अब कोई अगर एब्सोल्यूट एरर आ जाए? निकाल लोगे ना? तो सिंपल कुछ नहीं करना, माइनस। दूसरा हमारा इसके बाद जो निकालनी होती है हमें, ये मैथमेटिकल काम है, उसका नाम है मीन एब्सोल्यूट एरर। यानी कि एब्सोल्यूट एरर का मीन। हमने क्या करनी है? एब्सोल्यूट एरर लेनी है और उसका मीन निकालना है। तो मान लीजिए पहली रीडिंग में एब्सोल्यूट एरर डेल्टा x1 है, दूसरी में डेल्टा x2, तीसरी रीडिंग में हमारी x3 एंड सो ऑन। कितनी एरर है? एन एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम, एन ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, तो कितना है? डेल्टा xn। व्हाट इज डेल्टा का x1 लिखने का मतलब यही है कि ये एब्सोल्यूट एरर है, और मुझे क्या लेना है? उसका मीन। तो उसमें मैं लिख दूं डेल्टा xm, यानी कि एब्सोल्यूट एरर का मीन। ठीक है, अब ये वैल्यू कहाँ से निकलेंगी? डेल्टा x1 डेल्टा x2 डेल्टा x3, पहले एब्सोल्यूट एरर से जो अभी पढ़ाई उसी से तो निकल रही थी, डेल्टा x1 डेल्टा x2। वहां से उन्हें उठा लेंगे और उनका मीन ले लेंगे, सिंपल। ठीक है, मीन कैसे ले रहे थे? डेल्टा x1 प्लस डेल्टा, लेकिन अब यहाँ इस पे ये लगाएंगे मोड। ठीक है, ये ध्यान रखना है, इसलिए मोड बताया था, क्योंकि वहां पॉजिटिव वैल्यू भी आ सकती है, और लेकिन मीन निकालते हुए सबको क्या लेना है? पॉजिटिव से। इस मॉडुलस का मतलब ये है। वहां निगेटिव भी है लिख रही होगी ना कोई वैल्यू, उसमें यहाँ फार्मूले में मीन निकालते हुए निगेटिव नहीं रखेंगे, क्या रखेंगे? पॉजिटिव रखेंगे, इसलिए मोड लगाया। इस मोड का मीनिंग आप समझ गए थे। अभी जब सवाल करोगे ना, ये तो अभी फार्मूले लिखवा रहा मैं आपको, जब सवाल करोगे ना सब समझ में आ जाएगा कैसे करना। और एक बार सीख गए तो ऐसे ही सवाल हमें, फिर अलग अलग तरीके के सवाल करते हैं। ये फार्मूला किसका बन गया? मीन एब्सोल्यूट एरर। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं शॉर्टकट में, अभी जैसे लिखा था, डेल्टा एक्स मीन इज इक्वल टू 1/n समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n डेल्टा एक्स आई का मॉडुलस लगाना चाहो लगा दो, वरना आपने पता ही है कि ये सब हमेशा क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे।
चलो मैं लगा देता हूँ आपकी खुशी के लिए। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। हो गए, लिख लिया आपने? आगे हमारा इसके बाद है रिलेटिव एरर। तुम्हारा नाम क्या है? हैं? मोहम्मद अनस। और ये तेरा नाम भूल गया भाई, मुझे नाम बहुत दिन में याद होंगे तुम्हारे, पर जब हो जाएंगे फिर जिंदगी में कभी भी आके मिलोगे तो नाम से ही पता होगा। मेरा सॉफ्टवेयर थोड़ा कम काम करने में। क्या नाम है? विशाल। तुम्हारा नाम क्या था? सोफिया। चलो आज 3 बहुत हैं। ठीक है। फिर कल और हो तो सब। चलो जी, मीन एब्सोल्यूट के पास हेडिंग डालिए रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर, नाम ही रिलेटिव है। ठीक है, रिलेटिव कौन होते हैं? रिश्तेदार, जो सबसे ज्यादा आप पर ताने कसते हैं, है ना? जैसा हुआ नहीं तो वो पूछ रही होगी, मामा ने फोन हुआ नहीं ना, हमने तो पहले ही कहा था ना करे तैयारी, है ना? तो वो सबसे ज्यादा तंग करते हैं, तो रिलेटिव एरर भी सबसे ज्यादा तंग करेगी आप। सिंपल रेशो होता है रिलेटिव का, मतलब रेशो, कंपैरिजन। कंपैरिजन रिश्तेदारों से ही तो हो, समझ में? तो ये कंपेयर करना है कि उसके सापेक्ष ये कितना अच्छा है। रिलेटिव, सिंपल लिखो, रिलेटिव एरर इज इक्वल टू रेशो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू। मैं एक फार्मूला लिख देता हूँ, रिलेटिव एरर इज इक्वल टू मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू। मीन वैल्यू और ट्रू वैल्यू, जो भी आपको अच्छा लगे। क्लियर? ठीक है भाई, रिलेटिव एरर को मैं आर ही लिख रहा, इसका कोई सिंबल तो है नहीं। ठीक है, और ये क्या थी? मीन एब्सोल्यूट एरर, डेल्टा एक्स एम। अभी तो निकाल ली, मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू कितनी थी? मीन। फार्मूला बन गया। क्लियर है? अब इसके बाद है परसेंटेज एरर। एक इसी में इसी का है, रिलेटिव एरर से ही परसेंटेज एरर निकल सकती है। बातचीत नहीं करो भाई आप, ठीक है? सुनो, आप मुझसे बात करो अगर कहीं दिक्कत है, आपस में वो तुमसे होशियार थोड़ा ही है। उससे पूछोगे वो कुछ नहीं बताने की। कभी आप उसे ज्यादा होशियार मानती हो? मैं बता दूंगा। ठीक है, नहीं डाउट कौन बताएगा? मैं ही बताऊंगा। आपस में मत बात करो क्लास में। ये समझो कि 2 घंटे क्लास है, तो मैं ही माता हूँ, मैं ही पिता हूँ, मैं ही बंधु हूँ, मैं ही सखा हूँ। ठीक है, सिर्फ मेरे से बात करनी है 2 घंटे। अगर कुछ पूछना है तो मुझसे पूछ। ठीक है, नहीं क्योंकि बराबर वाला तुमसे होशियार नहीं है, वो तेरे तुम्हारे जैसा ही तो है। तो ये ध्यान रखेंगे। तो परसेंटेज एरर का मतलब इसे ऐसे लिख देते हैं, परसेंटेज एरर को कभी कभी इसी पे गुणा 100 करके लिख देते हैं। परसेंटेज एरर सिंपल कुछ नहीं होता, जब परसेंटेज निकालनी होती है डेल्टा एक्स, ये जो रिलेटिव एरर है, इसमें 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे और उसको परसेंट लगा, परसेंटेज का साइन यही तो हो। बस ये परसेंटेज एरर। हाँ, जो मर्जी है, हमें तो ये भी अच्छा लगे, देखो हम तो इसी से पढ़ा है। हाँ कोई बात नहीं, हमें तो ये भी अच्छा लगे। हम तो भाई चौंक वाले। ये असली असली बोर्ड तो यही है, इसे बोलते थे यमराज की तख्ती। ठीक है, क्यों बोलते हैं ऐसा? क्योंकि उस पे जो लिखा है ना, मान लीजिए मौत लिखी इस दिन होनी है, तो उसी दिन होना वा चल नहीं सकती थी, तो इस पे जो लिखा है ना वो दिमाग में छप जाए। ये अटल है, इसलिए बोलते हैं। ठीक है। दिमाग ये लिखा देखो, सीखने के 3 तरीके हैं। आप सुन के सीख सकते हैं, आप देख के सीख सकते हैं, आप टेस्ट करके सीख सकते हैं। तो जब बच्चा छोटा होता है ना, वो पैदा होता है, वो सारी चीजें मुंह में देता है, पता है ना? ऑब्जर्वेशन, उनको दिमाग का सुन उसकी सुनने की और सोचने की क्षमता कम है, तो वो सारी चीजों को कैसे पता लगाना चाह, टेस्ट करके पता लगे, फिर धीरे धीरे पता लगा कि ये तो एक बेकार चीज है।
तो मैं बोल के भी सीख सकता हूँ, मतलब सुन के भी सीख सकता हूँ, फिर सुनता है फिर उसे ही बोलने का प्रयास करता है, तो बोलना सीख रहा है। समझ में आ रही बात? वो धीरे धीरे ऐसे कर भी विकास। तो ऐसे ही ये बोर्ड ऐसे ही सिखाता है। तो चलो एक क्वेश्चन करते हैं इस पे दोस्तों, जिससे आपको पता लगे। ये सारे एक क्वेश्चन कराऊंगा, कैसा भी ले लो, आपके चाहे 11वीं क्लास का भी उठा लेना। ठीक है, सारे क्वेश्चन ये इस टाइप के क्वेश्चन आते नहीं है। ठीक है, पर एक सीखना जरूरी है कि ये सारी चीजें, क्योंकि जब हम आगे क्वेश्चन करेंगे तो उसमें ये निकालनी पड़ेंगे। तो एक क्वेश्चन लिख लो। मैंने तो एक डायामीटर का एग्जांपल लिया, कह रहा है द डायामीटर ऑफ ए थिन वायर मेजर्ड विद ए स्क्रू गेज। ठीक है, डायामीटर, और मैं बता दूं उसने लिया रीडिंग्स 2.04, x1 उसने ले लिया 2.04, ये mm। दूसरी जो रीडिंग है उसकी, वो मैं लिख दूं जरा, 2.06, x2 जो है उसका 2.06 है। थर्ड उसका जो रीडिंग है उसने ली होगी, थर्ड रीडिंग 2.08 mm, और फोर्थ रीडिंग जो उसने ली 2.07, 0.07 mm, और उसने एक फिफ्थ रीडिंग ली 2.05, 2.05। ये किसका है? मेजरमेंट ऑफ ए डायामीटर है, मेजरमेंट ऑफ द डायामीटर। वो डायामीटर निकाल रहा है, व्यास निकाल रहा है, हिंदी वाले सुन लो। ठीक है, क्या निकाल रहा? व्यास किसका? एक थिन वायर का, डायमीटर ऑफ वायर, ऑफ थिन वायर। एक थिन वायर है, तार है, तार तो समझते हैं ना। एक तार लिया, उसका डायमीटर नाप रहा है, एक स्क्रू गेज नाम का इंस्ट्रूमेंट है उससे। तो उसने जब वो निकाल रहा उसका, तो उसने भाई 5 मेजरमेंट करे। तो जब पहला मेजरमेंट करा तो उसका डायमीटर इतना आया। ठीक है, फिर दूसरा मेजरमेंट किया उससे स्क्रू गेज से, तो उसका डायमीटर इतना आया। फिर तीसरा मेजरमेंट किया तो उसका डायमीटर ये आया। फिर चौथा मेजरमेंट किया तो उसका डायमीटर ये आया। ऐसे उसने 5 मेजरमेंट किए और अलग अलग डायमीटर निकालने, किससे? स्क्रू गेज के हेल्प से। चला दूसरा है। क्लियर? दूसरा हमने बताया था, आपने क्या करना है, एब्सोल्यूट एरर निकालनी है। तीसरा आपने क्या करना, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालनी है, मीन एब्सोल्यूट एरर। चौथा आपने क्या करना है, आपने निकालनी रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर। और पांचवा आपने क्या करना, परसेंटेज एरर। ये सब निकालने हैं इस क्वेश्चन में। जो क्वेश्चन दिया गया उसमें ये सब निकल गया। देखो, निकालना एवरेज निकालना, तो क्या लिखेंगे उस समय, एक्स मीन लिख दूं ऐसे। एक्स मीन इजकल टू क्या लिखेंगे, पहली रीडिंग x1 थी, प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 अपॉन 5, क्योंकि रीडिंग 5 ही है। ठीक है, तो इन सबको ऐड कर देंगे आप, जो भी आएगा। ऐड तो करना जानते ही हो। 2 पॉइंट क्या थी पहली रीडिंग, ऐसे लिख के 5 से डिवाइड कर दोगे। तो जब इन्होंने निकाल ली आपने, तो कितनी आई है, 2.06 mm। तो यही मीन वैल्यू है हमारी। ये कौन सी है? मीन वैल्यू। डिवाइड तो करना जानते हो, इतना भी करके दिखाऊं? ठीक है ना? ये जोड़कर डिवाइड कर लोगे ना 5 से। चलो, तो ये 2.06 mm क्या है हमारा? मीन वैल्यू। और यही हमारी क्या है, मीन वैल्यू क्या होती है? ट्रू वैल्यू। इसे ही हम क्या बोलते हैं? ट्रू वैल्यू। क्लियर होगी बात? अब मुझे निकालनी है एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर के लिए सबसे पहले लिखेंगे डेल्टा x1, दैट इज एक्स मीन माइनस x1। एक्स मीन कितना? 2.06 माइनस, पहली वैल्यू कितनी थी हमारी? 2.04, 2.04। तो ये बड़ा है, छोटा है, तो 0.02 mm। क्लियर है? दूसरा ऐसे ही हमने डेल्टा x2 निकालना था दोस्तों। तो ये कितना बनेगा, एक्स मीन माइनस x2। तो 2.06 माइनस दूसरी वैल्यू कितनी थी हमारी? 2.06।
2.06, तो ये जीरो ही आ जाएगी। क्लियर है बात? डेल्टा एक्स थ्री भी निकाल सकते हैं, मीन एक्स एम माइनस एक्स थ्री। ये कितना 2.06, और ये कितनी थी? जीरो, हाँ 2.08 थी, 2.08। तो ये कितना आएगा? -0.02। क्लियर है? ऐसे ही डेल्टा एक्स फोर निकाल सकते हैं। अब डेल्टा एक्स फोर कितना? एक्स एम माइनस एक्स फोर। तो ये कितना है? 2.06 माइनस एक्स फोर कितना है हमारा? लास्ट वाले 2.07 है ना? 2.07, दैट इज -0.01। ऐसे ही हम एक्स फाइव निकाल सकते हैं। एक्स एम माइनस एक्स फाइव, दैट इज 2.06 माइनस 2.05, है ना? यही थी ना? ये कितना? 0.0। तो हमारा क्या आ गया? एब्सोल्यूट एरर आ गई। कितनी आ गई है सब? अच्छा, मैं इसी लग रहा है यार, मैं सोच रहा है डस्टर से मिटेगा। चलो, अब हमें क्या करना है? नेक्स्ट, मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर। तो ये क्या होगा? मैंने बताया दैट इज डेल्टा एक्सएम। ये तो लिखा था डेल्टा एक्सएम, और ये क्या था हमारा? दैट इज मोड ऑफ डेल्टा एक्स वन प्लस मोड ऑफ डेल्टा एक्स टू प्लस मोड ऑफ डेल्टा एक्स थ्री प्लस मोड ऑफ डेल्टा एक्स फोर प्लस मोड ऑफ डेल्टा एक्स फाइव अपॉन फाइव। सेम आ जाएगा वो सारा। मोड का मतलब आप समझते हैं कि सारी वैल्यू कैसे लेनी? पॉजिटिव। तो पहली वैल्यू कितनी है? 0.02, है या नहीं? दूसरी वैल्यू कितनी? +0। तीसरी वैल्यू कितनी? माइनस। माइनस का है तो ये भी प्लस का ही आ जाएगा। प्लस, फिर प्लस आ जाएगा 0.1, फिर प्लस आ जाएगा 0.1। क्लियर? अपॉन फाइव। तो ये डेल्टा एक्सन कितना बनेगा दोस्तों? यहाँ से कितना बना भाई? 0.012। ठीक है, दैट इज 0.012 एम। तो ये हमारा क्या आ गई है? मीन एब्सोल्यूट एरर। अब हमें क्या निकालना? रिलेटिव एरर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है? रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर तो आसानी है। चलो जी, रिलेटिव एरर देख लेते हैं। समझ में आ रहा है सबको या नहीं? हम्म, चलो जी। अब है हमारा नेक्स्ट, हमने क्या निकालना था? रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर का फार्मूला क्या है? मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू। सिंपल, अभी निकाल लेते हैं हम। तो ये कितना आ गया? ये आई 0.012 अपॉन मीन वैल्यू कितनी आई? 2.06। ये हमारी मीन वैल्यू आ गई। तो जब आप इसे निकाल लोगे, कितना बना? 0.0058। ठीक है। अब हमारा परसेंटेज एरर, ये हमारी रिलेटिव एरर आ गई। अब परसेंटेज एरर निकालना हो तो क्या होगा? डेल्टा एक्स एम अपॉन एक्स एम इंटू 100%। तो ये कितना मिला? 0.0058 इंटू 100%। तो कितना आ गया? 0.58। ये आंसर आ गया। ठीक है भाई? तो ऐसा आपने सारी एरर्स वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है? बुक है तुम्हारे पास कोई? क्योंकि 11th में इसके बहुत सारे सवाल मिल जाएंगे, वो निकालना। ठीक है? बाकी नीट में इतना मुश्किल है इसका। ठीक है? अगर आपने फिर भी इनकी प्रैक्टिस करनी है तो आप कर सकते। क्लियर है बात?
आगे बढ़े, चलूं। अब जो मेन मुद्दा है वो यहां से शुरू होगी। हेडिंग डाल लो, प्रोपेगेशन ऑफ एरर्स। प्रोपेगेशन, या इसे कहें और कॉम्बिनेशन, और कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। आसान है। सबसे पहले इन एडिशन, कॉम्बिनेशन इन एडिशन। मान लीजिए एडिशन का फार्मूला है, तो उसमें एरर कैसे प्रोपेगेट हो, कैसे करते हैं। अगर मान लीजिए कोई फार्मूला एडिशन का है, उसमें कैसे काम करती है, एरर जुड़ती हैं घटती हैं, क्या होता है वो देखिए। तो सपोज करो, मान लीजिए मैं एक क्वांटिटी है एक्स, इसका मेजरमेंट कर रहा। ये क्या है, क्वांटिटी। ये कोई भी क्वांटिटी है, उसका हम मेजरमेंट करना चाह रहे हैं। ठीक है। और ये क्वांटिटी दो अदर क्वांटिटी के सम पे डिपेंड करती है। यानी कि कोई क्वांटिटी एक्स है, तो एक्स ऐसा है, ए प्लस बी। समझ में आ रही बात। कोई ऐसा फार्मूला है जो एडिशन का है, तीन का भी हो सकता है, प्लस सी भी हो सकता है, डी। इस तरीके का कोई फार्मूला बनता है जो किस पे डिपेंड करती है। ये इनका रिजल्ट है एडिशन का, दो क्वांटिटी ऐड की, फार्मूला बनाया एडिशन का, और वो तीसरी क्वांटिटी हमें एक्स मिल गया। एक्स क्या है, ए प्लस बी का रिजल्ट। समझ में आ रही बात। तो यानी कि हम क्या करना चाह रहे हैं, हम ए और बी को मेजर करना चाह रहे हैं। समझ में आ रही, किसको मेजर कर रहे हैं, ए को और बी को, और फिर उन्हें क्या करना चाह रहे हैं, ऐड, जिससे उनका रिजल्ट क्या बन रहा, एक्स। क्लियर है फार्मूला। तो जब मैं ए का मेजरमेंट करूंगा, तो उसमें कुछ एरर होगी। भाई मुझे पता है, जब भी हम मेजरमेंट करते हैं तो हमसे क्या होती है, कुछ ना कुछ एरर होती है। क्लियर है बात ये। तो जब मैं ए को मेजर करूंगा, उसमें भी क्या होगी, एरर होगी। क्लियर है। तो ये मान लीजिए ए जो डेल्टा ए है, वो एरर है किसमें, एरर इन द मेजरमेंट ऑफ ए। मैं लिख दूं इस बार, एरर इन द मेजरमेंट ऑफ। क्लियर है बात। ऐसे ही मैंने मान लिया कि ये डेल्टा बी, ये क्या है, एरर इन द मेजरमेंट ऑफ। तो जब हम इन दोनों के मेजरमेंट करेंगे, इनमें एरर आएगी, तो एक्स में भी कुछ ना कुछ एरर आएगी। भाई एरर तो होगी ना उसमें, क्योंकि दोनों दोनों पे कौन डिपेंड कर रहा है, एक्स किस पे डिपेंड कर रहा है, ए और बी पे। तो जब इसके मेजरमेंट में एरर है और इसके भी मेजरमेंट में एरर है, तो एक्स के मेजरमेंट में भी एरर आएगी या नहीं। तो एक्स के मान लीजिए वो डेल्टा एक्स है, डेल्टा एक्स इज द एरर इन एक्स, इन मेजरमेंट ऑफ एक्स। क्लियर है बात। तो फिर कैसे लिखूं एरर को, तो एक्स में एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स, ऐसा रिवाज है लिखने का। एरर एरर को कैसे लिखते हैं, ऐड करके लिखते हैं, इसका मतलब समझेंगे हम अभी। ये ए प्लस माइनस डेल्टा ए, और ये कैसे बनेगा, प्लस बी प्लस माइनस। ठीक है। इसे रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग रीडिंग बोल्स, या रिपोर्टिंग मेजरमेंट। रिपोर्ट कैसे करते हैं एरर की, वो ऐसे करते हैं। मान लीजिए आप एक क्वांटिटी 5 mm नाप लिया आपने, और उसमें एरर 0.05 की है। ठीक है। तो कैसे लिखते हैं उसको, 5 ± 0.05। इसका मतलब है ये 0.05 ऐसे भी हो सकता है, इतना कोई इसे इतना नाप लेगा, और मैक्सिमम कितना नाप लेगा, 0.0, मिनिमम से मैक्सिमम। लेकिन हम हमेशा क्या करते हैं, मैक्सिमम एरर को रिपोर्ट करते हैं, हम चाहते हैं मैक्सिमम एरर की पहुंचे। हमारी बात। लेकिन अगर कोई हो सके इसे 5 से कम नापे, हो सके 5 से ज्यादा नापे। तो जब हम ये क्या कह रहे हैं, रिपोर्ट करते हैं किसी भी रीडिंग को, तो वो इससे करते हैं एरर के साथ प्लस माइनस। भाई ये पता है, आपने 11वीं 12वीं में पढ़ रखा है। और बता दूंगा अभी, लिस्ट काउंट वगैरह जब डिस्कस करेंगे तो और बता दूंगा। तो ये यहाँ कैसे लिखूं मैं, एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स लिख सकता हूं। और इसे कैसे लिखूं, दैट इज ए, और ये प्लस बी एक जगह लिख दूं यहाँ,
भाई ए प्लस बी, फिर यहाँ क्या बनेगा, प्लस माइनस डेल्टा ए और प्लस माइनस डेल्टा बी, लिख सकते हैं, बताओ। और ए प्लस बी क्या है, एक्स ही है, तो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, करने की जरूरत नहीं है। तो इधर मिलेगा ये आपको, इधर क्या मिला, डेल्टा एक्स दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। ये हमारी एरर आएगी। तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर कितनी हो सकती है, अब लिखेंगे मैक्सिमम पॉसिबल एरर, हमें ये लिखना होता है मैक्सिमम। देखो इसके चार कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, समझ में आ रही बात, इसके कितने कॉम्बिनेशन है, चार। ये क्या हो सकता है कि प्लस डेल्टा ए हो प्लस डेल्टा बी हो, पहला कॉम्बिनेशन। दूसरा कॉम्बिनेशन माइनस डेल्टा ए हो प्लस डेल्टा बी, तीसरा प्लस डेल्टा ए हो माइनस डेल्टा बी, फिर माइनस डेल्टा ए हो माइनस डेल्टा। बन रहे ना चार पॉसिबल कॉम्बिनेशन। तो सबसे ज्यादा एरर इनमें किसमें जो आएगी, कौन सा कॉम्बिनेशन मैक्सिमम एरर दे सकता है, फर्स्ट जोड़ने वाला। समझ में आ रही बात। तो और मुझे निकालनी क्या होती है हमेशा, मैक्सिमम पॉसिबल एरर। तो डेल्टा एक्स इजकल टू क्या लिख देंगे, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ये वाला कॉम्बिनेशन सबसे ज्यादा होगा। कभी कभी ये वाला जो इधर वाला प्लस माइनस है, बुक में ऐसे भी लिख देते हैं प्लस माइनस, वो भी गलत नहीं है, ऐसे ही लिख लो चाहे, क्योंकि जब मैं डेल्टा एक्स की वैल्यू लिखूंगा फिर प्लस माइनस वैल्यू, तो कुछ लोग कुछ बुक में यहाँ भी लिख देते हैं, ठीक है, वो भी गलत है। तो आप क्या करेंगे, सिंपल अगर एडिशन करना, तो सिंपल क्या करेंगे, एरर निकालनी है, तो दोनों की एरर को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। क्लियर है बात, अब नहीं, तो ऐड करना है सिंपल। सब्ट्रैक्शन में देख लो, फिर समझते हैं, क्वेश्चन करेंगे फिर। जरा ऐसा कर लेते हैं आज, क्योंकि कॉम्बिनेशन या प्रोपेगेशन इन सब्ट्रैक्शन, अगर ये सब्ट्रैक्शन की बात करूं, ये कर लिया सबने। तो अब क्या होगा दोस्तों, ये क्वांटिटी एक्स किस पर डिपेंड करेगी, एक्स इजकल टू ए माइनस बी, ऐसे लिख सकते हैं। अब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, फिर वही मेजरमेंट में तो यही होगा। अब इसकी जगह क्या कर दो, प्लस की जगह यहाँ माइनस। क्लियर है बात, तो ये कितना बनेगा यहाँ, इसे आप उल्टा कर सकते हो चाहो तो, यहाँ इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ती। ठीक है भाई, कुछ फर्क पड़ा इससे, कुछ भी नहीं, वही चार कॉम्बिनेशन पड़ेंगे अब तो। कुछ बच्चे ऐसा समझते हैं कि ये माइनस अंदर जाके बदल देगा इसे, बदलेगा कोई बात नहीं, माइनस प्लस प्लस माइनस बदल लिया, लेकिन इससे फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब भी हमारे पास वही चार कॉम्बिनेशन है ऐसे ही। तो यहाँ भी मैक्सिमम पॉसिबल एरर कितनी होगी, यही होगी, ठीक है, ए प्लस बी। तो यानी कि सब्ट्रैक्शन है, इसका मतलब ये नहीं कि आपने एरर को घटाना है, ध्यान से सुन लो, सो होना, ठीक है, अब भी एरर को क्या करना है, घटाना है, ठीक है, सॉरी जोड़ना है, घटाना भी कह दे तो ये सी है, ठीक है। ठीक है, अब भी क्या करना, चाहे एडिशन सब्ट्रैक्शन में हम कॉम्बिनेशन बना रहे हो, चाहे एडिशन में, हमेशा एरर क्या होंगी, जुड़ेंगी, ठीक है, ध्यान रखना। चलो जी आगे, कर लिया है। चलो जब इसमें मल्टीप्लीकेशन की बात करते हैं। मल्टीप्लीकेशन में कैसे करोगे, तुम बातचीत बहुत करो भाई, ये हैबिट गलत है वो, ठीक है, नहीं ठीक है, तुम्हें आता होगा, पर इसका मतलब ये नहीं है, ठीक है, आता तो फिर आप कर देते एग्जाम,
ये लैक ऑफ कंसंट्रेशन के हैं ऐसे क्लास में। कुछ बच्चे होशियार हो तुम्हें बता दूं। मैं तुम्हें एक फर्क बता रहा जीवन में, मुझे 15 साल हो गए पढ़ाते। दो तरीके के बच्चे होते हैं, और कहूँ तो तीन तरीके। एक होते हैं डम्प, जिन्हें कुछ नहीं आता जब तक, वो कभी नहीं निकाल पाएंगे। एक होते हैं इंटेलिजेंट और एक होते हैं सिंसियर। बस ये दो बच्चे, दो तरीके के बच्चे कामयाब होते हैं। और इनमें कामयाब होने का ज्यादा रेट सिंसियर बच्चों का है, ना कि इंटेलिजेंट। मेरे कुछ बच्चे ऐसे समझते होंगे कि मैं इंटेलिजेंट हूँ, पर मैं लिख के दूँ कामयाब नहीं होने, अगर वो सिंसियर नहीं करेंगे। और कुछ बच्चे इंटेलिजेंट नहीं होते पर वो सिंसियर होते हैं, और वो एग्जाम निकाल लेते हैं, ना इंटेलिजेंट होने के बावजूद। और ज्यादातर आबादी एग्जाम निकालने की उन्हीं बच्चों की है जो सिंसियर है। 70 से 80%। इंटेलिजेंट लोग 20% लोग एग्जाम निकालते हैं केवल, क्योंकि वो इंटेलिजेंस से नहीं रहता। आगे बात सुन, सिंसियर कौन हो, सिंसियरिटी से क्या समझते हैं आप? किसे कहेंगे सिंसियर बच्चे? इंटेलिजेंट तो आप समझते हैं ना, अब उसे कैसे समझ कि कौन इंटेलिजेंट है, फिर सिंसियर कौन है? सिंसियर बच्चे कैसे हो? हाँ, जो अपने नियमों का पालन करता है। इसमें एक नियम बना लिया, आपने 8 बजे क्लास में उपस्थित होना, 7:25 से क्लास में मिलेगा वो, 8 बजे तो 5 मिनट के लिए आएगा। उसने एक टाइम टेबल बना रखा है, तुझे आज 3 घंटे पढ़ना, फिर चाहे भूकंप आओ या धरती फट जा, आसमान गिर जा उसके ऊपर, उसे तो 3 घंटे पढ़ा। उसे सिंसियरिटी, समझे बात समझी। और जिसमें वो है, फिर चाहे वो इंटेलिजेंट भी ना हो, वो एग्जाम निकालेगा सिर्फ पढ़वा। ये ध्यान रखने की बात, क्योंकि 60% वाला भी एग्जाम फोड़ रहे हैं। आईपीएस बहुत बड़ा एग्जाम मानते होंगे तुम भी, है ना? वो इतना बड़ा एग्जाम ही नहीं है ना, वो इंटेलिजेंसी का एग्जाम है जैसा तुम दे रहे हो सर। तो अगर वो इंटेलिजेंट लोगों का एग्जाम होता तो उसकी योग्यता फिर 80% रखता हो। उसमें बीए 33% वाला चाहिए। ठीक है, अगर आप बीए हैं और 33% नंबर भी हैं, तब भी योग्यता है उसकी। आप एग्जाम दे सकते हो आईएएस का। उसकी योग्यता कितनी है? बीए पास, ग्रेजुएशन में पास होना चाहिए। तो उसका मतलब इंटेलिजेंट लोग नहीं चाहिए उन्हें। आईएएस कोई इंटेलिजेंट आदमी नहीं होता, कभी सोचता हूँ। एक संविधान लिख दिया था उन्हें सन 4750 में लागू हो गया था वो, उसके अकॉर्डिंग काम करना उसे, अपना दिमाग नहीं लगाना। जो उसमें नियम क्या है उसके अकॉर्डिंग उसे फॉलो करना। आगे समझ में? तो वो इंटेलिजेंट आदमी बिल्कुल भी नहीं हो सकता जो एक किताब को फॉलो करे सिर्फ पूरी जिंदगी एक कुर्सी पे बैठ के। वो इंटेलिजेंट है? इंटेलिजेंट आदमी तो अलग अलग तरीके की चीजें सोचे, वो समाज के लिए अलग तरीके से काम करें। लेकिन वो सिंसियर है, इसलिए सिंसियर था, इसलिए वो बीए में 50% लेके भी आईएएस बन गया। तो आप लोग में बहुत, अगर आप इतने अच्छे स्टूडेंट होते या इंटेलिजेंट होते तो एग्जाम निकल चुका हो। पर आप सिंसियर तो हो ही सको ना, इंटेलिजेंट नहीं हो सकते। भैया किसी ने रोक थोड़े रखा है कि 3 घंटे नहीं पढ़ने दूंगा तुम्हें। अगर डेली 3 घंटे का शेड्यूल है तो 3 घंटे पढ़ना पड़ेगा ना। और वो कौन पढ़ेगा? तुम्ही। तो सिंसियर बनना आसान है, इंटेलिजेंट बनना तो गॉड गिफ्टेड है वो। समझ में आ रही बात? वो आप नहीं हो सकते, जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। भगवान ने जो जैसा सॉफ्टवेयर फिट कर दिया जिसमें, वो उसे बदल नहीं सकता। पर हम अपनी आदतें बदल सकते, और आदत बनाने का नाम ही सिंसियरिटी। आपने 3 घंटे पढ़ना, तो एक टाइम टेबल लगाओ, मुझे जीवन में 3 घंटे पढ़। और जितने भी बड़े लोग हैं, जितने भी महान लोग हैं, जो भी महान बने सिंसियरिटी की वजह से। उन्होंने उस चीज को बार बार, उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये मुझे पढ़ रखा था इसलिए मैं इसे पढ़ूंगा नहीं, ये तो मुझे वो उसने 3 घंटे पढ़ना, वही 3 घंटे लगातार पढ़ते थे। फिर उनकी इतनी प्रैक्टिस होगी, फिर उन्हें पढ़ने की जरूरत नहीं। तो ये एग्जाम्स जो आप दे रहे या जो देंगे आने वाले समय में, इसके बाद भी इस एग्जाम पे ही जिंदगी खत्म नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद भी मैं सब सिंसियरिटी से निकलूंगी, ध्यान रखना। और सिंसियरिटी ऐसी बनाओ कि आपको नेक्स्ट ईयर जाना ही ना पड़े। आप हर एग्जाम को अपनी जिंदगी का आखिरी एग्जाम मान के चलिए, कि इसके बाद मुझे कोई एग्जाम नहीं देना भाई। ऐसा मान के चलोगे तो निकाल। मैं कभी दूसरी बार एग्जाम नहीं दिया लाइफ में किसी भी चीज का। अरे मैं उसे अच्छा नहीं समझता था,
कि दूसरी मैं फिर एक साल खराब करूं इस चीज के लिए? इतनी बड़ी जिंदगी है कि हर साल उसी के लिए खराब करते चले जाएंगे? इतनी बड़ी है जिंदगी कि 25 साल तक इस एग्जाम को ढोगे तुम, फिर 30 साल की उम्र में डॉक्टर बनोगे? वही इतनी बड़ी जिंदगी अगर है कि बस लास्ट एग्जाम है इसमें फोड़ ली, फिर अपना 100% दोगे, और जब जिस दिन आप अपना 100% दे दोगे इसे, उसी दिन एग्जाम हो जाएगा। आप 100% दे ही नहीं रहे, आप इधर उधर भाग रहे। हाँ, मान लीजिए आपने लगा कि मैं अचीव कर सकता हूँ, लास्ट ईयर कुछ कमी रहेगी तो इस साल दूर करके इसे लास्ट बढ़ाओ। एक मौका मिल गया, एक मौके में चलो समझ नहीं है, पर एक साल तो समझ गए ना क्या करना है। समझ गए ना? फिर 2 साल, फिर 3 साल, फिर 4 साल, यही फिर चलता रहेगा भाई। नहीं, इसे लास्ट बनाओ बस। इसके बाद मुझे एग्जाम ही नहीं देना, नीट का फोड़ देना। आगे बात समझ में, और तब आपको लगेगा कि हाँ मुझे पढ़ना चाहिए। ये कभी सोचते हो कि माँ बाप भेज रहे हैं हमें, माँ बाप का कोई लेना देना नहीं इस चीज से। माँ बाप तुम्हारा ना, तुम्हारा एटीएम मांगेंगे जब बड़े हो जाओगे ना पैसे। मैं भी ये सोचता था मेरे फादर क्यों करें ऐसा, तो उन्होंने तो पैसे कमाने वाला बन गया किसी तरीके से, पता नहीं कितने पैसे चाहिए। और जब तक मेरी नौकरी लगी, जॉब लगी, तब से उन्होंने 1 रुपया भी नहीं मांगा मुझसे। तुम्हें एटीएम भी मेरे भी रहे हो। मैं सोचता था ये हमें पैसे के लिए पढ़ा रहे, शायद इन्हें पैसे चाहिए। पर ऐसा नहीं है, उन्हें पैसे नहीं चाहिए आपके बिल्कुल भी। जब आप कामयाब हो जाओगे बस उन्हें इतना ही सुकून है कि आप सही काम कर। ना आपके पैसों से कोई मतलब नहीं है। कभी सोचते हैं आपसे एटीएम मांगेंगे बाद में, ला मैंने तुझे पढ़ाया, ये एटीएम मुझे दे, जोर से तो कमाए। बिल्कुल भी नहीं। तो ये आपकी अपनी मर्जी है। जब तुम आगे सोच समझ के आए होंगे यहाँ, हमने तो वो सोच समझ के ही काम करो। आपने 3 घंटे, सिर्फ मैंने बताया ना आपको पढ़ना है 6 से 8 घंटे। तो अगर तुम 6 से 8 घंटे नीट में नहीं पढ़ रहे या जेई में नहीं पढ़ रहे, तो भूल जाओ ये एग्जाम होगा। इस क्लास के बाद 6 से 8 घंटे आपको पढ़ना ही है, डेली 8 घंटे पढ़ना। आवे ना कोई चीज आपको लग रहा है ना सवाल मुझे कंप्लीट आवे, उसे दोबारा करो। ये नहीं सोचना कि ये मुझे आवे। जब ये सोचने लगोगे ना ये मुझे आवे, बस वो आपके पतन का कारण है। वो उसी समझो वो पतन हो गया उसी टाइम। आपने पता नहीं उसमें से क्या चीज मिस कर ये सोच कर कि ये मुझे आवे। पढ़ तो सारा रखा है ना बारहवीं में। अगर तुम्हें आता हो तो फिर यहाँ क्या लेना आते हैं, आप एग्जाम नहीं फोड़ देते क्या? आगे समझ में, बार बार प्रैक्टिस करो। बार बार ये मत सोचो ये मुझे आया है, ऐसा बनो कि मुझे कुछ नहीं आता, मुझे सीखना, मुझे बार बार करना है। तब आपका एग्जाम होगा, और ये प्रैक्टिस ही परफेक्ट बनाएगी आपको। सेंटेंस भी है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। बताया ना ये? बस इसके अलावा और कोई मूल मंत्र नहीं है सफलता का। मैं बताऊँ ना, मैंने कभी दूसरा एग्जाम नहीं दिया है, रियलिटी है, मैं झूठ नहीं बोल रहा। कभी आप सोचते हैं, मैं पहली बार दिया, सिर्फ एक एग्जाम ऐसा था जो मैंने 3 बार दिया, वो भी एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट का। ठीक है, वो जाके तीसरे चौथे प्रयास में मेरे को हुआ। ठीक है, लेकिन नौकरी का एग्जाम जीवन में एक बार दिया, उसी बार उसी टाइम नौकरी पाई। मुझे दूसरा एग्जाम में, क्योंकि तैयारी इस तरीके से करो ना, समझ के देते कि फिर कुछ बचे ही नहीं, कुछ भी आए वो आया मुझे। और मैं टॉपर से केवल 4 क्वेश्चन पीछे था। और मैं ज्यादा इंटेलिजेंट व्यक्ति नहीं हूँ, कभी सोचता हूँ कि मैं बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट व्यक्ति हूँ। मैं सिर्फ सिंसियर हूँ। मुझे 6 घंटे का शेड्यूल पढ़ने का बना रखा है, तो मैं 6 घंटे पढ़ूंगा। फिर चाहे घर में भूकंप आ जाओ, या धरती फट जाओ, या आसमान फट जाओ, किसी का कोई काम बिगड़ता हो, मुझे कोई मतलब नहीं। मुझे सिर्फ 6 घंटे का मेरा टारगेट है, मैं रात को पढूं चाहे दिन को। अगर मेरा दिन में समय नहीं लगता तो मैं रात को पढ़। मेरा 9 से 2 का समय फिक्स है। रात को 9 बजे पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाए, घर वाले सो जाओ, और सुबह 2 बजे तक कोई नहीं होगा। 6 घंटे रहे, मेरा फिक्स है वो 9 से 2। आगे समझ लीजिए। तो आप ऐसा समय चुनिए जब कोई आपको डिस्टर्ब ना करता हो। कुछ लोग उसे सुबह भी चुन सकते हैं, 3 बजे उठो, 8 साढ़े 8 बजे लो पढ़ो। आप 8 बजे तक लेट सोना चाहते हैं तो सर रात को पढ़ो। 7 बजे से बना लो शेड्यूल, 8 बजे से बना लो जब घर वाले सो जाएं। समझ में आ रही बात?
तो ये भी जरूरी है कामयाब होने के लिए, ये पढ़ना जरूरी नहीं है। आपके लिए सिंसियरिटी होनी जरूरी है लाइफ में। और वो सिंसियरिटी जब तक आपके अंदर नहीं होगी, तो फिर ऐसे ही बैठते रहोगे यहाँ क्लास में आके, मैं नहीं देखना चाहता तुम्हारी शक्ल अगले साल यहाँ। समझ में आ रही बात? क्यों देखूं मैं तुम्हारी शक्ल? एक ही बात रिपीट होती रहेगी लाइफ में। कुछ नए यंग लोग आओगे, उनके नए विचार होंगे। ठीक है, तुम अपना मेडिकल में हमें बता रहे होंगे, सर आज मैंने काट दिया मेंढक। ठीक है नहीं? आज मैंने आदमी की बॉडी देखी जी, आज बॉडी काट दी, मुझे पता लीवर कहाँ लगा रहा है इसमें। तो हमें तो वो चीज बताओ आप आके। समझ रहे हैं नहीं? ये नहीं कि अजय ही नहीं आता बस। ठीक है। तो इसलिए मैं, आप ना सिंसियर रहो थोड़ा सा, बच्चा भले ही आपने रिपीट कर रखा हो, कुछ भी कर रहे हो आप, पर सिंसियर रहो थोड़े से, क्लास में सीरियस रहो। अगर आया तो कोई बात नहीं, उसे बार बार प्रैक्टिस करो। अच्छा लगे, ऐसा नहीं कि आपको आया बहुत अच्छी बात है, पर उसे ये ना मानो कि मुझे आए। जब तक ये मानते रहोगे ना कि मुझे आए, आप सीख नहीं पाओगे। सीखने का रास्ता तब खुलता है जब आप ये कह दो कि भाई मुझे आता नहीं कुछ भी, यानी कि अब आप उसे सीखोगे। और जब ये मन में आ गया ना कि मैं, मुझे आए, तो आप सीखना, आपने सीखने का प्रोसेस क्या कर दिया? बंद कर दिया। ध्यान रखना है बात, आते हो तब भी आप ना, कोई जो वो नहीं है, आ गए बहुत अच्छी बात है। चलो जी, मल्टीप्लीकेशन में क्या करेंगे हम? मान लीजिए वही क्वांटिटी है एक्स, और अब ये दो क्वांटिटी का मल्टीप्लीकेशन, ए और बी, सेम वही काम करेंगे। इसे दो तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, एक तो सिंपल तरीका जो अभी मैं कर रहा, सिंपल मैथमेटिक्स। एक्स को क्या लिखूंगा? एक्स में एरर लिख दूंगा डेल्टा एक्स। ए का एरर लिखूंगा ए प्लस माइनस डेल्टा ए, मल्टीप्लाई में क्या लिखूं? बी इंटू प्लस माइनस डेल्टा बी। सिंपल तरीके से कर सकते हैं इसे। ये कितना करूं मैं? इनकी मल्टीप्लाई करूंगा तो ये ए बी आ जाएगा, देखो। ए से बी की मल्टीप्लाई, फिर ए की मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो प्लस माइनस ए इंटू डेल्टा बी, फिर इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू बी, फिर ये करूंगा प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी। ऐसे ही तो कर सकते हैं। अब ये भी यहाँ कितना है? एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स। तो ये डेल्टा ए डेल्टा बी को छोड़ देंगे, क्योंकि डेल्टा ए डेल्टा बी बहुत छोटा है। जैसे मान लीजिए 0.5, 0.01 है, तो डेल्टा बी भी कितना है? 0.01। तो उनकी मल्टीप्लाई क्या होगी? 0.001, उससे भी छोटा। तो यानी कि डेल्टा ए डेल्टा बी बहुत ही छोटे होंगे, तो इन्हें क्या कर देंगे? नेगलेक्ट। इस टर्म को क्या कर देंगे हम? नेगलेक्ट कर देंगे, छोड़ देंगे, क्योंकि ये बहुत छोटी टर्म है। अब बचाए तो इस ए बी से, देखो ये एक्स इजकल टू ए बी के इक्वल है, तो ये इधर क्या बनेगा? डेल्टा एक्स इजकल टू क्या, इधर क्या मिला? अच्छा, आप ऐसे नहीं काट सकते, क्या काट सकते हैं? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। प्लस माइनस ये ए इंटू डेल्टा बी, और प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू बी कर सकते हैं भाई। एक्स की डिवाइड कर दो यहां से, तो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, रिलेटिव एरर बन गया। ये कितना बनेगा? प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी, प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए। बन गया भाई ये। तो मैक्सिमम रिलेटिव एरर कितनी है? मैक्सिमम पॉसिबल एरर, मैक्सिमम पॉसिबल रिलेटिव एरर कितना बनेगा? डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इजकल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन, वही कॉम्बिनेशन बना। तो मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है? रिलेटिव एरर का सम होती है। ठीक है, रिलेटिव एरर बनती है। वहां सिंपल डायरेक्ट एरर जुड़ रही थी और घट रही थी, यहाँ पे क्या होगा? रिलेटिव एरर के टर्म में ऐड होंगे। जब मल्टीप्लीकेशन आएगी, जैसे मान लीजिए एरिया निकालना, तो एरिया का फार्मूला क्या है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये मल्टीप्लाई में, तो लेंथ में कुछ एरर होगी, ब्रेथ में कुछ एरर होगी, तो जो एरिया की एरर आएगी, मुझे एरिया ही तो लिखना है, तो एरिया की एरर किस में निकाल लेंगे? रिलेटिव एरर का सम होगी, दैट इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा बी अपॉन, ऐसे निकाल लेंगे। और ये डेल्टा ए निकालना है एरर इन एरिया, तो ये जो भी एरर आएगी उसमें ए से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे इधर। क्लियर है? तो एरिया में एरर निकालनी हो तो ऐसे, एक्स में एरर निकालनी हो तो इस एक्स की यानी कि ट्रू वैल्यू को क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। यही परसेंटेज एरर भी निकालना हो तो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स
परसेंटेज एरर के लिए क्या करेंगे, इससे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यही क्या बन गई, परसेंटेज एरर बन गई नहीं, और इसे क्या लिख देंगे, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी गुना 100%। इन दोनों में मल्टीप्लाई होके इसकी भी अलग से परसेंटेज एरर लिख सकते हैं, और इसकी भी अगर दी हुई है। ठीक है, तो ये एक ऑर्डिनरी तरीका है करने का इसे। ठीक है, अब आप इसे डिफरेंशिएशन वाले मेथड से भी कर सकते हैं, जो असली तरीका वही है हमेशा एरर निकालने का। कैसे करेंगे वो देखते हैं। डिफरेंशिएशन मेथड के लिए मान लीजिए एक्स इजकल टू क्या होगा, ए बी। आप इसका लोग ले लो दोनों तरफ, टेकिंग लोग बोथ साइड, तो इधर क्या बनेगा, ये log ई एक्स दैट इज इक्वल टू log ई ए प्लस log ई बी। ऐसे ही तो ले सकते हैं भाई, मल्टीप्लाई पता ना, log ए बी ये पता ना, मल्टीप्लाई अलग अलग ऐड हो जा। अरे log की प्रॉपर्टी पता ना है, ये तो 10वीं में आया है, 9th में। ये आप अगर मल्टीप्लाई में है तो अलग अलग ऐड कर सकते हैं। तो इसका इसका डिफरेंशिएशन करो, तो ये क्या बनेगा, डी वाई ऑफ डी एक्स log ई एक्स। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका अब मैं क्या लिखूं, इसका लिखूंगा मैं 1/x, बताया था अभी, मैं बता रहा अभी आपको, इसका log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/x, और फिर इसका लिखेंगे तो इसे क्या लिख दूं मैं, dx। क्लियर है, तो हम ऐसे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। चलो जी, इसका डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड ऐसा लिख लो, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करने पर। ठीक है भाई, तो करो डिफरेंशिएशन, इसका कितना आएगा, 1/x, और x का डिफरेंशिएशन कितना बनेगा दोबारा, dx। इधर क्या करूं, इसका a के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये बनेगा 1/a, और इसका क्या आ गया, dA प्लस 1/a b, इसका क्या आ गया, ठीक है। तो ये जो dx है, dx इज द एरर, dA क्या है, एरर इन a, और dB क्या है, एरर इन b। जो अच्छे मैथ वाले बच्चे तो समझ जा, यही एरर है। आप चाहो तो इस dx को फिर दोबारा डेल्टा x एरर के रूप में लिख सकते हो, a से भी छोड़ सकते हो, ये दोनों आपस में एक ही होगा। तो चाहे तो ऐसे ही लिख दो, ये फार्मूला ऐसा ही नहीं बन गया, dx अपॉन एक्स दैट इज इक्वल टू डी ए अपॉन ए प्लस डी ए बी अपॉन बी। आंसर आ गया रिलेटिव एरर। ठीक है, या इसे ही ऐसे लिख दो, dx बहुत छोटा है, dx छोटे बहुत छोटी चीज के लिए यूज किया जाए, छोटा सा चेंज, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन, तो डिफरेंशिएशन मेथड से डायरेक्ट आ सकते हैं चीजें। क्लियर है, आप चाहो तो इसमें लोग लेने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन भी यूज कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके होते हैं निकालने के। क्या करो, इसका डिफरेंशिएशन ले लो, इधर लिखो dx, इधर क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई में का फार्मूला होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, मल्टीप्लाई का फार्मूला वही। इधर x से डिवाइड कर दो, जब मैं x से डिवाइड करूंगा तो इधर a b से डिवाइड करूंगा, इधर भी a b से डिवाइड करूंगा, कट का क्या मिलेगा, dx अपॉन x दैट इज इक्वल टू db अपॉन b प्लस da अपॉन, वही आ गया फार्मूला। तो आप एरर निकालना चाहे डिफरेंशिएशन मेथड से करो चाहे सिंपल मेथड से करो, हमेशा मल्टीप्लीकेशन में क्या होगा, रिलेटिव एरर का सम होगी, ये ध्यान रखिए। ठीक है, अगर हम एरर निकाल में, तो अगर मल्टीप्लीकेशन वाले तीन का होगा, तीन में भी कर सकते हैं, अगर ए बी सी हो, यहाँ तीन क्वांटिटी हो, तब यहाँ क्या आ जाएगा, एक और जुड़ जाएगी यहाँ, डी सी बाई सी। कितनी क्वांटिटी हो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, परसेंटेज दे रखी होगी तो मल्टीप्लाई कर देंगे 100 को। आप भी इसी क्लास में, तो यूपीएससी, यूपीएससी क्लास में यही चलने में, इसके बाद तो बायो की क्लास चलेगी। ये उनसे आरिफ जी से पूछ लिया, बैठ, ठीक है भाई। ऐसे ही मान लीजिए अब हम उसमें निकालते हैं, मल्टीप्लिकेशन सीख लिया आपने, दोनों मेथड, सिंपल वाला भी और
डिफरेंशिएशन वाला भी। अब आप एरर किस में निकाल सकते हो? डिवीजन में। अरे क्या करते हैं, डिवीजन के लिए फार्मूला क्या बनाओगे दोस्तों? मान लीजिए वही क्वांटिटी एक्स थी, अब क्या लिख सकते हैं इसे? ए बाई बी। चलो मैंने एक पेज लिखता हूँ। एक्स इक्वल टू ए बाई बी। फिर वही एक्स के मेजरमेंट में कितनी एरर मानते हैं? डेल्टा एक्स। और यहाँ ए के मेजरमेंट में कितनी मान लेंगे? प्लस माइनस डेल्टा ए। बी प्लस माइनस डेल्टा बी। तो यहां से एक्स कॉमन ले लो, तो वन प्लस माइनस क्या बन गया? डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। क्लियर है बात? यहां से ऊपर वाले से ए कॉमन लो, तो वन प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए। ये सिंपल मेथड है। नीचे से बी कॉमन लो, तो वन प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन। तो ये एक्स ए बाई बी एक्स ही बन गया। तो ये बन गया वन प्लस माइनस, इधर क्या बचेगा? डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। इधर क्या बचेगा? वन प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए। और यहाँ ऐसे लिख सकता हूं वन प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी की पावर माइनस वन। ऊपर ले जा सकता हूँ इसे माइनस वन करके। क्लियर है बात? अब देखो कितना आसान है। वन प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स दैट इज इक्वल टू वन प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए। और इसमें बाइनोमियल थ्योरम लगा दे, ये उल्टा हो जाएगा। वन माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन। ये थ्योरम होती है, आप लिख लो, मैं लिख दूंगा। वन प्लस एक्स की पावर एन, दिस इज वन प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू इंटू एक्स स्क्वायर। ऐसे बनती है। तो मैं सिर्फ एक क्रमतल दे रहा है, जो यहाँ लिखा रहा है उसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो जा। वन प्लस एन एक्स, ये फार्मूला है, देखना ये भी तो ऐसे ही है, वन प्लस एक्स। मैं फार्मूला लगा रहा है, आप फार्मूला समझो। यहाँ ये फार्मूला लगाया, अभी ये समझो। ये है, देखो अब आप समझ गया हूँ क्या कहना चाहते हैं। ये फार्मूला बना वन प्लस एक्स की पावर एन। मैथ का एक फार्मूला होता है, अगर किसी की पावर एन हो तो उसे कैसे खोलते हैं? इसे बोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम, द्विपद प्रमेय। समझ में आ रही बात? तो इसका फार्मूला है वन प्लस एन एक्स। एक पद तक, आगे भी बहुत सारे पद हैं, इसमें बहुत सारी टर्म्स होती, पर फिलहाल हम एक पद तक खोल रहे हैं। अब देखना ये क्या है। इसे मैं वन मान लू, ये बना वन प्लस माइनस एक्स की पावर माइनस वन, अगर इसे एक्स मान लू तो। समझ में आ रही बात? हाँ भाई, समझ रहे इसे? तो ये वन प्लस एक्स की पावर, अब इसे खोलूंगा तो क्या बनेगा? वन प्लस माइनस माइनस वन एन की जगह और एक्स लिख दिया। अब ये माइनस की वजह से कैसा लिखूं इसे? वन माइनस प्लस उल्टा कर देंगे इंटू एक्स। और ये क्या बना? दैट इज इक्वल टू एक्स की जगह क्या मानना था हमने? माइनस प्लस डेल्टा बी बाई बी। तो ऐसे लिखो दिया है, इसकी वजह से। वो नहीं कि उल्टा इनवर्स है जी, ये बटे में कर दूं। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर दो इनको, करो जरा, क्योंकि अभी पावर वाला हो रहा है, कुछ क्वेश्चन करना, एक दो आज। और ये, चलो जी साहब, ये बना इधर वन प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स बना दोस्तों ये। और ये देखो वन की वन में मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा? यहाँ वन। ठीक है, वन की वन में, और इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस प्लस डेल्टा बी बाई बी। फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए। और फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा? प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी बाई ए बी। यही बनेंगे चार टर्म। इस वन से ये वन कैंसिल हो जाएगा, और ये टर्म छोड़ देंगे, क्योंकि ये डेल्टा ए डेल्टा बी बहुत छोटा है। पर ये तभी छोड़ सकते हैं जब ये एरर 10% से कम हो। ये ध्यान रखना। अगर एरर ए में एरर और बी में एरर 10% से ज्यादा है तो फिर इस टर्म को नहीं छोड़ सकते। ये ध्यान रखना। ठीक है, चलो जी, डेल्टा एक्स ज्यादा एरर हो, क्योंकि ये बड़ा हो जाएगा ज्यादा एरर होने पे, तो फिर ये छोड़ने लायक नहीं रहेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना।
डेल्टा एक्स इजकल टू मैक्सिमम पॉसिबल एरर लिख दूं डायरेक्ट, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन, तो चाहे डिवीजन हो तब भी रिलेटिव एरर का सम आ रहा। समझ में आ रही बात? भाई यही यही रिजल्ट किस में था? अभी मल्टीप्लीकेशन वाले केस में, जब ये मल्टीप्लाई में था ए बी, तब भी तो यही रिजल्ट आ रहा था। और अब डिवीजन है, तब भी यही रिजल्ट आ रहा। तो यानी कि मल्टीप्लीकेशन और एडिशन, वो सॉरी, डिवीजन के केस में क्या होता है, रिलेटिव एरर का सम होती है मैक्सिमम पॉसिबल एरर। क्लियर है बात ये? तो ये ध्यान रखेंगे। कभी इसमें कर दो डिफरेंशिएशन, मेथड से करना चाहो उससे भी कर सकते हैं, लोग वाले मेथड से चाहो उससे भी कर सकते हैं। लोग ले लो, लोग ए माइनस बी आएगा, मैक्सिमम पॉसिबल एरर फिर इतनी आ जाएगी। क्लियर है? जो अभी डिफरेंशिएशन मेथड बताए थे। अब है पावर्स, एक पावर्स वाला और कर लो, हटा दो, ये कर लिया। ये पावर वाला हो, अगर पावर्स हो कैसे करते हैं ये सीखना जरूरी है आपको। पावर्स, एरर इन पावर्स। मान लीजिए एक्स इजकल टू ए की पावर एन है, क्वांटिटी पावर में है ना, तो फिर ए की एरर कैसे मेजर करते हैं? समझ में आ रही है बात? तो इधर एरर ऐड कर सकते हैं आप, वही एक तरीका तो यही, एक्स की एड डेल्टा एक्स, और इसे क्या लिखूं, दैट इज इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए की पावर एन। ठीक है भाई, ए को कॉमन लो इधर से, जब ए को मैं यहाँ कॉमन लूंगा तो यहाँ क्या मिलेगा, वन, यहाँ क्या कॉमन आएगा, ए की पावर एन, एन पावर है ना, तो बाहर क्या निकलेगा, ए की पावर एन, और ये क्या मिलेगा, डेल्टा ए अपॉन ए, और इसकी पावर, और ये क्या है, एक्स प्लस माइनस। क्लियर? यहां से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, एक्स, वन प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, दैट इज इक्वल टू ए की पावर एन, वन प्लस माइनस, अब वो फिर वही बन गया, ये वन प्लस माइनस, इसे एक्स मान लो, तो वन प्लस एक्स की पावर एन बन गए। अरे बन गया नहीं? फिर बायनोमियल थ्योरम लगाएंगे तो यहाँ क्या लिखूं, एन डेल्टा ए अपॉन, बाइनोमियल थ्योरम लगाते इससे ये कैंसिल, तो वन प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इजकल टू कितना, वन प्लस माइनस एन डेल्टा ए अपॉन ई, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। तो फिर वही मैक्सिमम पॉसिबल एरर कितना होगा, डेल्टा एन की मल्टीप्लाई हो जाएगी डेल्टा ए अपॉन, तो फिर वही रिलेटिव एरर है। पर अब दिक्कत क्या है कि जो यहाँ पावर होगी वो यहाँ किस में चली जाएगी, मल्टीप्लाई। क्लियर है बात? ऐसे ही अगर बहुत सारे ऐसे लिखूंगा, मान लीजिए कोई क्वांटिटी एक्स लिख ली, ए की पावर एन, बी की पावर एक्स, कोई एम लिख लो, एंड सी की पावर जेड लिख लो आप, ऐसा कोई एक्सप्रेशन दे दिए। अब ये मल्टीप्लाई में भी है, डिवीजन में भी है, तो आपने कुछ नहीं करना, एरर क्या लिखनी इसकी, रिलेटिव। अगर मैक्सिमम पॉसिबल एरर पूछ ले तो आपने क्या करना, रिलेटिव एरर जितनी भी, चाहे मल्टीप्लाई में हो चाहे किसी में भी हो, पावर सब रिलेटिव पावर होती है, वो रिलेटिव एरर होती है। तो क्या करेंगे इसे, एन डेल्टा ए अपॉन ए प्लस एम डेल्टा बी अपॉन बी प्लस जेड डेल्टा सी अपॉन, आंसर आ जाएगा। बहुत आसान सवाल होते हैं इसके, देखने में पढ़ने में मुश्किल लगते हैं, आसान सिंपल। ठीक है भाई, डिफरेंशिएशन मेथड इसलिए सिखाया कि कभी कभी जैसे एक क्वेश्चन बनता है, किताब में दिया रहा है, वन अपॉन आर इजकल टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर, ये डिफरेंशिएशन मेथड ऐसे सवालों के लिए, फिर ये सही एरर देता है। अगर ऐसे करोगे इस तरीके से तो फिर ये गलत आंसर करेगा। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन मेथड बेस्ट है। हो गए? तो पावर पावर वावर सब सीख गया आप, प्रोडक्ट हो गया, सब कुछ हो गया, डिफरेंशिएशन भी हो गया हमारा। साधु से कर लिया भाई? चलो जी, एक शब्द है यहाँ, लिस्ट काउंट। चलो अभी लिस्ट काउंट नहीं, पहले सवाल करते हैं इसको ना, एक दो सवाल करते हैं। पावर एडिशन वेडिशन के सवाल कर लोगे? चलो एक अलग अलग चरों पे बेस एक सवाल कराता हूँ। आज ना मैं अपनी वो बुक भूल गया, तो मुझे लिखा हुआ ही लाना पड़ता है। पता नहीं उसमें सवाल है नहीं है। चलो मिल गया एक सवाल।
एरिया का मिल गया। कह रहा द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल है दोस्तों, उसकी लेंथ और ब्रेथ दे रखी। क्वेश्चन नंबर 1, लेंथ। एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल समझते हो आप? लेंथ आर 5.7 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, और ब्रेथ दे रखा है उसका 3.4 प्लस माइनस 0.2। ये लेंथ और ब्रेथ दे रखी है रेक्टेंगल। फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल विद प्रॉपर, विद प्रॉपर एरर लिमिट, ऐसे लिख देता है वो सब। ठीक है? तो उसने एल लेंथ आपको दिया है, ब्रेथ दिया है। ठीक है, तो इसका एरिया निकालना मुझे। तो ए कितना होता है? एरिया ए इजकल टू, आपने पता, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ कितनी है? 5.7 गुना ब्रेथ कितनी है? 3.4। यही तो है। और ये 0.1 और 0.2 क्या है? एरर्स हैं। समझ में आ रही बात? तो कितना आ गया? जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे 5.7, तो ये आएगा 19.38 सेंटीमीटर स्क्वायर। आया सभी गए? हाँ जी भाई साहब, यहीं बैठ जाओ ना, आगे टेंशन क्यों ले रहे हैं? लेकिन इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? दो। इसमें भी कितने? दो। मल्टीप्लीकेशन में हम कहाँ तक राउंड ऑफ करते हैं? मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर तक। तो ये भी दो तक करना पड़ेगा। तो ये 5 से कम है सारा, पॉइंट आधे से कम है, तो लगभग कितना आएगा ये? 19 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है भाई? चलो जी। डेल्टा एल, अब कितना दिया? डेल्टा एल इजकल टू दिया 0.1, है या नहीं? और डेल्टा बी कितना दिया? 0.2। और मुझे प्रॉपर लिमिट तक लिखना है। और बात है मल्टीप्लेस एरिया किसमें? मल्टीप्लीकेशन में। तो मुझे डेल्टा ए निकालना पड़ेगा एरर। तो मैं क्या करूंगा? ये मल्टीप्लाई का फार्मूला तो ऐसे लिखूं, डेल्टा ए अपॉन ए दैट इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा बी अपॉन, क्योंकि मुझे डेल्टा ए निकालना अगर प्रॉपर लिमिट से एरिया लिखूंगा। तो मैं क्या करूंगा दोस्तों? डेल्टा ए अपॉन ए इज इक्वल टू डेल्टा एल कितना दिया? 0.1 अपॉन कितना? बताओ। एल की वैल्यू 5.7 प्लस 0.2 अपॉन 3.4। तो डेल्टा ए इजकल टू डेल्टा ए अपॉन, ये कितना है? 19.38। एरिया तो इतना ही है हमारा, ये निकालना हमने अभी। तो किसके इक्वल? ये आप 0.1 शुरू। देखो मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूं, ये आएगा 5.7 इंटू 3.4। एलसीएम मैंने मल्टीप्लाई कर, जब इसे 0.1 के साथ करेंगे, 0.1 इंटू 3.4 प्लस 0.2 इंटू 5.7। कर सकते हैं भाई सर? और ये इसी के तो इक्वल है, इसकी मल्टीप्लाई तो करी थी अभी यहाँ। तो ये इससे कैंसिल हो गया। तो डेल्टा ए कितना आएगा? जो भी मल्टीप्लाई करके आ रहा बताओ मुझे। 0.1 इंटू 3.4 प्लस 0.2 इंटू 5 है जी। ये आएगा प्लस, ये आएगा 0.1.48। हाँ बताओ क्या कह रहे थे आप?
अभी फिर उसका तो कोई फायदा नहीं रहा ना, ऐसे तो कोई भी गुणा करके ये 0.02 लिख देगा। लेकिन हमारी मल्टीप्लाई में एरर कैसे बनी थी? डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, उसे फार्मूले का यानी कि कंसेप्ट सही नहीं था। डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन, अभी फार्मूला बना था, समझो बात को, क्या गलती है समझ नहीं आया। मल्टीप्लाई में एरर अगर निकालनी हो तो कैसे निकाल लेंगे? वो रिलेटिव एरर का सम हो, ठीक है। ये मल्टीप्लाई की एरर है ना डेल्टा एक्स, समझ में आ रही है? अगर ये मुझे निकालनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? जो एरर्स हैं, रिलेटिव एरर्स हैं उन क्वांटिटीज में, उनका सम करना पड़ेगा, तब उसकी में एरर आएगी। ऐसा नहीं कि आप दोनों की डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें। तो इसलिए तो निकाल लीजिए। फिर ये देखो, इसे निकालने के लिए मैंने इसे करना पड़ा। क्लियर है? तो ये आ गई हमारी, तो डेल्टा ए आ गई। तो अब हमारा एरिया कितना बनेगा विद प्रॉपर लिमिट? एरिया इज इक्वल टू, टोटल एरिया कितना? 19 हमने सिग्निफिकेंट फिगर में। और एरर कितनी आई? ये, जैसे क्या लिखेंगे? प्लस माइनस 1.48 सेंटीमीटर का ये बनेगा मेरा एरिया। ठीक है भाई? तो यानी कि अगर कोई एरिया का मेजरमेंट करना चाह रहा तो उसकी मैं इसे 1.5 लिख दूं प्रॉपर सिग्निफिकेंट फिगर में। तो और ज्यादा प्रॉपर सिग्निफिकेंट फिगर लिखनी तो ये आएगा 19 प्लस माइनस 1.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब ये क्या कह रहा है कि ये एरिया कितना हो सकता है? कोई 17.5 से मेजर कर सकता है मिनिमम, और मैक्सिमम कितना कर सकता है? 20.5। इसके बीच में कोई कुछ भी मेजर कर ले, सब सही है। समझ रहे भाई? मिनिमम माइनस का मतलब है इतना, और प्लस का मतलब है इतना। अरे समझ में आ रही बात? तो इस कोई से 17.5 करेगा, कोई 17.8 कर लेगा, कोई 18.9 कर लेगा, कोई कुछ कर लेगा। तो इसकी लेकिन मैक्सिमम जो एरर है इंस्ट्रूमेंट की जिससे एरिया नापे, वो कितनी हो सकती है? 20.5 तक जा सकता है, और मिनिमम मेजरमेंट उसका कहाँ तक जा सकता है? 17.5 तक। ठीक है, इसका मतलब ये हो। चलो जी, ऐसे आ गए। जब भी मल्टीप्लीकेशन होगी तो क्या निकालना? रिलेटिव एरर का सम। ध्यान रखेंगे, ऐसे ही नहीं करेंगे आप। चलो जी, नेक्स्ट करूं। नेक्स्ट कह रहा है कि फाइंड द परसेंटेज एरर इन आर। आर का मतलब रेजिस्टेंस। फाइंड, क्वेश्चन है नेक्स्ट, फाइंड परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस आर। ये आर से कह रहा है कि मैं कैपिटल आर से, होता भी है कैपिटल आर। और फिर उसने दिया कि वोल्टेज जो है वो कुछ ऐसी है, वोल्टेज वी दिया उसने, वी 100 ± 5, 100 ± 5 वोल्ट। बड़ा आसान है, निकाल के दिखाओ। और आई जो करंट दिया वो दिया उसने 10 ± 2 एम्पियर। ये उसने दिया, और क्या पूछ लिया? रेजिस्टेंस। और ये 0.2 लिखो, टू नहीं है, ये है 0.2। ठीक है, आप निकाल दो जरा से। यार इक्वल टू वी अपॉन आई। अब ये किसका फार्मूला बन गया? डिवाइड का। क्वांटिटी दो क्वांटिटी का डिवीजन में है, वी अपॉन आई लिखने का मतलब। आर को कैसे लिखोगे? जो सीखा उसे अप्लाई करो। देखो, जो सीख रखा उससे ज्यादा कभी नहीं आता बाहर। तो ये तो डिवीजन है। तो अगर मुझे इसमें एरर निकालनी होगी, कैसी एरर निकालनी? परसेंटेज। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? डेल्टा आर अपॉन आर, रिलेटिव एरर का सम हो डिवीजन में। ये किसके इक्वल होगा? डेल्टा वी अपॉन वी प्लस डेल्टा आई अपॉन आई। डिवीजन में फार्मूला यही लिखा था, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी। तो जो क्वांटिटी है उनकी रिलेटिव एरर का सम होती है। परसेंटेज लिखना हो तो डेल्टा आर अपॉन आर मल्टीप्लाई बाय 100, ये परसेंटेज एरर बन गई। दैट इज इक्वल टू डेल्टा बी अपॉन वी प्लस
डेल्टा आई अपॉन आई मल्टीप्लाई बाय 100%। सबकी वैल्यू पता है ना आपको, इसमें झोंक दो जितना भी है। डेल्टा वी की वैल्यू बताओ ऊपर से। डेल्टा वी की वैल्यू कितनी इसमें? 5। वेरी गुड। वी की वैल्यू कितनी? 100 प्लस ये कितनी? 0.2। आई कितना? 10 गुणा 100%। परसेंटेज एरर आ गई। ये तो बड़ा आसान सवाल था। दैट इज इक्वल टू ये कितना आया? इसमें से मैं क्या करूं? 100 कॉमन ले लिया तो ये इधर बच गया 5 प्लस 2 इंटू 100। ये मिला सबको, है ना? ये कितना आ गया? 7%। ठीक है, सबका आया ये। तो ऐसे आप निकाल लेंगे एडिशन मल्टीप्लीकेशन डिवीजन सब्ट्रैक्शन सब। क्लियर है? चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं थोड़ा सा इससे। नहीं, आर की वैल्यू थोड़ा ही पूछी उसने, क्या पूछा है? डायरेक्ट एरर ही पूछी है उसने, परसेंटेज। आर की वैल्यू दी नहीं। अगर वो सिर्फ लिखता कि प्रॉपर लिमिट आर हमारा, मान लीजिए उसने कह दिया था 10 ओम है, ठीक है, और वो बोलता है कि प्रॉपर लिमिट के साथ लिखो, ठीक है, तो फिर मैं लिखता, फिर मुझे डेल्टा आर निकालनी पड़ती है ना। अब कोई जरूरत ही नहीं है इसको, कोई जरूरत नहीं। ये क्या हो गया? ठीक है भाई। चलो अभी यानी कि मैं समझ गया क्या दिक्कत है तुम्हें। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। कह रहा है इन एरर्स, कह रहा है इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड लेंथ। मेजरमेंट ऑफ, क्वेश्चन है मेजरमेंट ऑफ मास एंड लेंथ। किसका मेजरमेंट कर रहा हो? मेजरमेंट ऑफ मास का मेजरमेंट कर रहा है, और दूसरा किसका कर रहा? लेंथ का। कोई एक व्यक्ति है जो ये मेजरमेंट कर रहा है। किस किस का मेजरमेंट कर रहा हो? मास का और लेंथ का। क्लियर है भाई? वो कह रहा ऑफ वन साइड ऑफ ए क्यूब। कह रहा मेजरमेंट ऑफ मास एंड लेंथ ऑफ ए क्यूब। ऑफ ए क्यूब किसका किया? क्यूब में कर रहा। एक क्यूब ले लिया, उसके मास का भी मेजरमेंट कर रहा, और वो किसका मेजरमेंट कर रहा? लेंथ का। कह रहा मेजरमेंट ऑफ मास एंड लेंथ ऑफ ए क्यूब, द एरर, द एरर्स। वो कह रहा कि इनमें जो एरर्स हैं गिवन एज, द एरर्स आर गिवन एज, इनकी जो एरर है वो निम्न प्रकार है। गिवन एज 4% एंड 3%। उसने डायरेक्ट परसेंट में दे दिया है, 4% एंड 3% रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब क्रम से, एक के बाद एक। मास में कितनी है? 4% एरर है, ठीक है, और इसमें कितनी है? 3% एरर है। कह रहा फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल एरर। कह रहा फाइंड मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी। ठीक है। अब उसने क्या किया? परसेंटेज एरर दे दी डायरेक्ट। किसमें? मास के मेजरमेंट में और लेंथ के। और किसके पूछ रहा है? डेंसिटी की। तो सबसे पहले डेंसिटी का फार्मूला पता करेंगे। तो डेंसिटी का फार्मूला सपोज करो मैं डी से डिनोट कर रहा है डेंसिटी को, तो क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। अब वॉल्यूम किसका है? ये किसका मेजरमेंट कर रहा है? क्यूब का। तो उसका मास सपोज करो एम है, और ये, ठीक है, तो मुझे क्या लिखना है? ये मल्टीप्लाई डिवीजन का फार्मूला है ना। अरे डिवीजन का फार्मूला है, तो इसमें रिलेटिव एरर कितनी लिखूं? डेंसिटी में डेल्टा डी अपॉन डी लिख सकते हैं। और ये क्या लिखूं? किसके इक्वल होगा? डेल्टा एम अपॉन, क्यों नहीं चल रहा भाई, डेल्टा एम प्लस ये पावर किस में आ जा?
मल्टीप्लाई में। और ये क्या लिखूं, डेल्टा एल अपॉन, क्लियर है। परसेंटेज, क्योंकि मुझे डायरेक्ट परसेंटेज एरर दे रखी, तो मैं इसका परसेंटेज एरर बना लूं, गुणा 100%। इधर भी कितना लिखूं, मास में एरर कितनी बनेगी, डेल्टा एम अपॉन एम गुणा 100% प्लस 3 इंटू डेल्टा एल अपॉन एल गुणा 100%। 100 की मल्टीप्लाई कर दी दोनों, परसेंटेज एरर बन गई ना दोनों तरफ, 100 से मल्टीप्लाई। ये कितनी दे रखी, ये परसेंटेज एरर इन मास, और ये परसेंटेज एरर इन लेंथ, और ये परसेंटेज एरर इन डेंसिटी, कितनी आ जाएगी, ये कितने परसेंट है, 4, तो ये तो आ गई 4% डायरेक्ट। ये कितनी है, प्लस 3 इंटू 3%, तो ये आएगी 13%। तो यानी कि डेंसिटी में जो रिलेटिव परसेंटेज एरर होगी वो कितनी होगी, 13%। समझ में आई ये बात, चलो वेरी गुड। ऐसे ही बहुत सारे फार्मूले दे सकता है, जैसे एक फार्मूला दे दिया कि एक क्वांटिटी एक्स है, और वो कह रहा है ये इस फार्मूले पे बेस है, ए स्क्वायर बी क्यूब अपॉन सी अंडर रूट डी, और ए बी सी डी की जो परसेंटेज एरर है वो दे रखी है उसने। कह रहा परसेंटेज एरर इन ए बी सी डी, ये कितना दे रखा है, ए बी सी डी में ये दे रखा 4%, 3%, 2%, 4%, 3%, 2% एंड 1% रेस्पेक्टिवली। फाइंड द परसेंटेज एरर इन एक्स, फिर एक्स की परसेंटेज एरर बची, फाइंड द परसेंटेज एरर इन एक्स। कर लोगे इस क्वेश्चंस को, कर लोगे ना, ये होमवर्क है। कल फिर इस पर आगे और बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, लिस्ट काउंट वगैरह बताऊंगा, और कल पढ़ेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज वर्नियर कैलिपर्स, ठीक है। और उसके बाद समय बचा क्वेश्चन से उसके, तो फिर पढ़ेंगे स्क्रू गेज। इसका आया 19.5, मुझे आंसर नहीं पता भाई, ठीक है। वैसे भी मैं बता दूं, ए में 2 है तो 8, और 3 11, 19 अपॉन ये कितना है, 11 और 2 13, 13 और ये आधा 0.5, 13.5 आएगा, नहीं कितना है, 8 और 9 17, और 1 17 2 19, और 0.5, ठीक है 19.5, ठीक है। अरे भाई ये तो सिंपल मल्टीप्लाई में है, ये पावर गुणा में होती चली जाएंगी, यहाँ यहाँ यहाँ, वो मल्टीप्लाई कर दिया, मान ली इसकी पावर 2 है तो इसमें एरर कितनी, 4, तो अभी तो बताया था पावर किस में चली जा। इसका फार्मूला कैसे लिखेगा, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, इधर ऐसे ही तो लिखेगा परसेंटेज में। तो कितना बताया था, ए स्क्वायर का क्या बनेगा, 2 डेल्टा ए अपॉन ए प्लस 3 डेल्टा बी अपॉन बी प्लस डेल्टा सी अपॉन सी, और ये डेल्टा डी हाफ पावर है तो ये प्लस हाफ डेल्टा डी अपॉन डी। 100 की मल्टीप्लाई कर ले, फिर उनकी वैल्यू रख लें, खत्म होगी बात। चलो जी, थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। कल हम जो है दोस्तों, बता दिया मैंने क्या पढ़ेंगे, कल उस पर डिस्कशन करेंगे वर्नियर कैलिपर्स पे, और मैंने कहा था एक ग्रुप बना लो आप लोग, ठीक है, अलग से सारे, ठीक है।